द स्ट्रॉन्गेस्ट सिस्टम। अध्याय 61। ज्ञानोदय। छात्रों को गुरु के सत्य, अच्छाई और सौंदर्य का अनुभव कराना, उनकी आत्माओं से मैल को साफ करना और उनके प्रेम में हृदयों को सचमुच मुक्त करना। लिन फैन ने ज्ञानोदय के परिचय को देखकर हतप्रभ रह गया। यह इतना स्पष्ट था, कौन जानता था कि इसका वास्तविक प्रभाव क्या होगा। हालांकि लिन फैन ने सोचा कि यह इतना बुरा नहीं होना चाहिए, इसलिए पहले इसे आजमाकर देख लेना चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे छात्रों, आज तुम्हारे गुरु तुम्हें एक बार फिर ज्ञान देंगे जिससे तुम्हारी आत्माएं पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगी। अब से तुम्हारे गुरु का तेज तुम्हारे साथ रहेगा। लिन फैन को नहीं पता था कि यह ज्ञानोदय क्या है। वह केवल इतना जानता था कि प्रख्यात भिक्षु अक्सर पतित स्त्रियों को ज्ञान देते हैं, लेकिन उसने शिष्यों को ज्ञान देने के बारे में कभी नहीं सुना था। गुरुजी, ज्ञानोदय क्या है? लियू शुई ने अपने गुरु को असमंजस से देखा, समझ नहीं पा रही थी कि वे क्या कह रहे हैं। ये बहुत गहरा लग रहा था। लिन फैन हल्के से मुस्कुराया, उसकी मुस्कान फूल जैसी थी और कोमल, प्रेम भरी आंखों से उसने इशारा किया, आओ शुई, तुम्हारे गुरु पहले तुम्हें ज्ञान देंगे। गुरुजी, आप मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। लियू शुई ने अपने गुरु की प्रेम भरी मुस्कान देखकर खुशी से सिर हिलाया और फिर अपने गुरु के पास दौड़ी, उन्हें अपनी मर्जी से करने दिया। आह, मैं क्या करूं? तुम अपने गुरु की सबसे पसंदीदा छात्रा हो। ... दोपहर। सुबह का ज्ञानोदय सत्र लिन फैन ने हतप्रभ होकर पूरा किया। आखिरी सत्र तक भी लिन फैन को समझ नहीं आया कि यह ज्ञानोदय किस लिए है। उसे बस ये थोड़ा अजीब लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसका प्राण तत्व उनके शरीर में प्रवेश करते हुए बिखर गया हो। इस एहसास ने लिन फैन को थोड़ा भ्रमित कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं। अगर वह इस ज्ञानोदय को नहीं समझ पाया तो समझे। मौजूदा 3 कार्यों के साथ छात्रों के इस समूह के लिए कम समय में दूसरों से आगे निकल जाना कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। लिन फैन इन छात्रों को खुद विकसित होने दे रहा था। टाइटेनियम स्तर के दानव शरीर की पहली 3 परतों का विकास करना इस समय उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। तियानफू अकादमी में लिन फैन का समय ज्यादा लंबा नहीं था। यान सम्राट और महारानी के बीच बातचीत सुनने के बाद लिन फैन को वहां के लोगों को इस मामले की जानकारी देने के लिए संप्रदाय में वापस लौटना पड़ा। हालांकि संत दानव संप्रदाय की विरासत 10,000 साल पुरानी थी, लिन फैन को नहीं लगता था कि वह कई संप्रदायों की घेराबंदी का सामना कर पाएगा। ज़ांग तियानहाओ, तुम निकम्मे, जितनी जल्दी हो सके छोटी बहन हान से दूर हो जाओ, वरना मैं तुम्हें पछताने पर मजबूर कर दूंगा। इस समय लिन फैन, जो तियानफू अकादमी छोड़ने की तैयारी कर रहा था, ने पास ही से एक गुस्से भरी चीख सुनी। शुरू में तो उसने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसने ज़ांग तियानहाओ का नाम सुना तो उसकी दिलचस्पी थोड़ी बढ़ गई। क्या ये वही लोगों का समूह नहीं था जिनसे वह जंगल में मिला था? लिन फैन जानता था कि वे तियानफू अकादमी में हैं, लेकिन उसने उन्हें ढूंढने की योजना नहीं बनाई थी। अगर वे फिर मिलते तो यह नियति थी, जानबूझकर उन्हें ढूंढना व्यर्थ था, खासकर जब उसका वर्तमान खतरा अभी भी बहुत ऊंचा था। लिन फैन देखने गया। उसने देखा कि एक आदमी जमीन पर पड़े ज़ांग तियानहाओ को घमंड से देख रहा था। उसके कपड़ों से अंदाजा लगाया जा सकता था कि वह कक्षा जिया का छात्र था। जियाओ जे, ज्यादा दूर मत जाओ, ये तियानफू अकादमी है। मैं हान मिंगमेंग किसके साथ रहना चाहती हूँ, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। हरे रंग के कपड़े पहने हान मिंगमेंग ताज़ा और सुडौल थी, लेकिन इस समय उसके चेहरे पर गुस्से का भाव था क्योंकि वह अपने सामने खड़े आदमी को घूर रही थी। जियाओ जे ने हान मिंगमेंग की गुस्से भरी निगाहों को अनदेखा करते हुए अपनी आस्तीन ऊपर उठाई। मैं पहले इसे नियंत्रित नहीं कर सकती थी, लेकिन अब आपके हान परिवार ने मेरे जियाओ परिवार के साथ विवाह कर लिया है। अब से आपको इस बारे में सावधानी से सोचने की ज़रूरत है कि आप किसके साथ संगति करते हैं। जियाओ परिवार और हान परिवार का चेहरा खराब करने के लिए आप नहीं हैं। लिन फैन आंखें घुमाते हुए वहीं खड़ा रहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे इतनी नाटकीय कहानी का सामना करना पड़ेगा जिससे वह खुद को असहाय महसूस कर रहा था। ज़ांग तियानहाओ, तुम जैसा आम आदमी मेरी मंगेतर, जियाओ जे की मंगेतर पर दौरे डालने की हिम्मत कैसे कर सकता है? क्या तुम आईने में देखकर भी अपनी योग्यताएं नहीं देखते? क्या तुम शायद मुझसे लड़ने की सोच रहे हो? जियाओ जे ने तिरस्कार और घृणा से कहा। इस समय ज़ांग तियानहाओ ने अपनी भारी तलवार थाम ली और जियाओ जे को अदम्य विरोध से देखने लगा। हालांकि ज़ांग तियानहाओ, मेरी साधना तुम्हारी साधना से कमतर है। जियाओ जे, अगर मैं आज मर भी जाऊं तो भी मैं तुमसे मुकाबला करूंगा। एक प्रकाश कण भी सूर्य और चंद्रमा से मुकाबला करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? अगर तुम में हिम्मत है तो मेरे साथ मार्शल आर्ट के अखाड़े में आओ और मृत्यु संधि पर हस्ताक्षर करो। जियाओ जे ने घृणा से कहा। भाई ज़ांग, आवेग में मत आओ, तुम उसकी चाल में बिल्कुल नहीं फंस सकते। हान मिंगमेंग ने जल्दी से उसे रोकने की कोशिश की। ज़ांग तियानहाओ ने अपना सिर हिलाया। अगर आज उसकी मौत भी हो जाए तो भी वह पीछे नहीं हटेगा। ... लिन फैन ने अपना सिर हिलाया। यह ज़ांग तियानहाओ भी थोड़ा आवेग में था। वह अभी जवान था,
केवल दूसरे चरण की सहज साधना के साथ छठे चरण के सहज से लड़ने की हिम्मत करके उसे मंच पर आने के बाद पता भी नहीं चलेगा कि उसकी मृत्यु कैसे हुई। हम एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए अगर मैं आज बीच में नहीं आया तो कुछ बुरा हो सकता है। लिन फैन एक नेक इंसान था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह कमजोरों को धमकाने की ऐसी स्थिति में चुपचाप खड़ा होकर कुछ नहीं कर सकता था। तीनों छात्रों, मुझे लगता है कि तुम्हें शांत हो जाना चाहिए। अकादमी मार्शल आर्ट सिखाने और लोगों को शिक्षित करने की जगह है, निजी शिकायतों को निपटाने की जगह नहीं। इस समय लिन फैन ने हल्की खांसी की, उसका चेहरा कठोर और सतर्क था और वह अपने हाथ पीछे करके आगे बढ़ा। इस क्षण शिक्षक का अधिकार प्रकट हो गया। वरिष्ठ जांग तियानहाओ और हान मिंगमेंग ने नवागंतुक को देखकर कहा। उन्होंने यहाँ वरिष्ठ को देखने की उम्मीद नहीं की थी। उनकी नज़र में वरिष्ठ एक अलौकिक गुरु थे और उनके साथ यात्रा कर पाना पहले से ही एक बड़ा आशीर्वाद था। लेकिन अब उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वे अकादमी में वरिष्ठ को देख पाएंगे। लिन फैन मुस्कुराया और दोनों की ओर सिर हिलाया, फिर प्रभावशाली जियाओजे की ओर देखा। कक्षा जिया के छात्र होने के नाते आपको एक वरिष्ठ भाई होना चाहिए। आपका मन इतना संकीर्ण कैसे हो सकता है? आप कौन हैं? जियाओजे ने लिन फैन को अपनी आंखों में देखे बिना ही जवाब दिया। कक्षा डिंग जी 1 के शिक्षक। लिन फैन थोड़ा मुस्कुराया, उसे कक्षा डिंग में होने में कोई असहजता महसूस नहीं हुई। लेकिन दूसरों के लिए यह एक बड़ा मजाक था। आसपास के छात्र उपहास कर रहे थे, ये सोचकर कि क्लास डिंग के इस शिक्षक के दिमाग में जरूर कोई गड़बड़ है। जियाओजे क्लास जिया का छात्र था, जो तियानफू अकादमी की सर्वोच्च युद्ध शक्ति थी। क्लास डिंग के शिक्षक की तो बात ही छोड़िए, ये क्लास का शिक्षक भी जियाओजे के सामने गुस्ताखी करने की हिम्मत नहीं करेगा। उन्हें याद आया कि एक बार ही क्लास का एक शिक्षक था जिसने जियाओजे को अपमानित करने के बाद मार्शल आर्ट के मैदान में उसके द्वारा बुरी तरह अपमानित किया गया था। और जैसे ही जियाओजे ने सुना कि वह क्लास डिंग है, उसने तुरंत और भी ज्यादा तिरस्कार दिखाते हुए उसका मजाक उड़ाया। क्लास डिंग का एक साधारण शिक्षक क्लास डिंग के उन निकम्मे छात्रों से अलग नहीं था। क्लास डिंग का एक साधारण निकम्मा मुझे उपदेश देने की हिम्मत कैसे कर सकता है? दफा हो जाओ, जियाओजे ने ठंडे स्वर में कहा। जांग तियानहाओ और हान मिंगमेंग दंग रह गए। क्लास डिंग, सीनियर क्लास डिंग का शिक्षक कैसे हो सकता है? सीनियर की ताकत के आगे तो क्लास जिया भी काफी होगी। दरअसल सीनियर तो सीनियर ही होता है, उसे साधारण मानदंडों से नहीं आंका जा सकता। लिन फैन ने जियाओजे के घमंडी भाव को देखा और अफसोस से सिर हिलाया। देखो, यह क्या है? लिन फैन ने प्रवेश द्वार की ओर इशारा किया। सब असमंजस में थे, लेकिन उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं लगा। लिन फैन ने देखा कि ये उत्सुक छात्र उसकी ओर इशारा नहीं कर रहे थे और उसने अफसोस से अपना सिर हिलाया। कर्म शब्दों से ज्यादा बोलते हैं। लिन फैन ने पत्थर की पट्टिका पर गहराई से उकेरे गए सिद्धांतों की ओर इशारा करते हुए कहा। क्या तुम सचमुच खो नहीं जाओगे? इस क्षण जियाओजे भी क्रोधित हो गया। कक्षा डिंग के किसी शिक्षक की बारी कब आई कि उसे व्याख्यान देने की हिम्मत करे? लिन फैन ने आह भरी, एक निराशाजनक मामला। लेकिन चूंकि अब वह एक शिक्षक था, अगर हालात ऐसे ही थे तो वह उसे केवल पश्चाताप ही दिला सकता था। लिन फैन ने एक कदम आगे बढ़ाया। जियाओजे चौंक गया और कुछ कदम पीछे हट गया, लेकिन लिन फैन ने उसकी बात अनसुनी कर दी और आगे बढ़ता रहा। आओ मार्शल आर्ट के अखाड़े में चलते हैं, लिन फैन ने कहा। ठीक है, जियाओजे ने व्यंग्य किया। अगर वह उसके लिए दिखावा करना चाहता था तो वह किसी और को दोष नहीं दे सकता था। वरिष्ठ जांग तियानहाओ और हान मिंगमेंग ने सीनियर की पीठ की ओर देखा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। जियाओजे और क्लास डिंग जी 1 के शिक्षक मार्शल आर्ट स्टेज पर जा चुके हैं। जो लोग इसे मिस नहीं करना चाहते वे जल्दी से उनके पीछे आएं। क्या जियाओजे फिर से एक शिक्षक से लड़ रहा है? ये क्लास डिंग शिक्षक जियाओजे के साथ मार्शल आर्ट स्टेज पर कैसे जा सकता है? क्या यह मौत की तलाश नहीं है? इस समय तियानफू अकादमी में हलचल मच गई। मार्शल आर्ट स्टेज 2 प्रकार के मुकाबलों में बटा हुआ था, एक जीत या हार के लिए और दूसरा जीवन या मृत्यु के लिए। जब भी जियाओजे किसी के साथ मार्शल आर्ट स्टेज पर जाता था तो वह हमेशा जीवन या मृत्यु के लिए हस्ताक्षर करता था, कभी सिर्फ जीत या हार के लिए नहीं। लगता है कि यह क्लास डिंग शिक्षक भी गंभीर खतरे में है। जियाओजे के प्रतिशोधी हृदय स्वभाव के कारण इस क्लास डिंग शिक्षक के बचने की संभावना लगभग शून्य है। लिन फैन मार्शल आर्ट स्टेज पर खड़ा था, उसके चेहरे पर शांत और संयमित भाव थे, जिससे एक ग्रैंड मास्टर का आभामंडल झलक रहा था। हस्ताक्षर कर दो। जियाओजे ने मृत्यु छूट पर अपने हस्ताक्षर किए, फिर उसे लिन फैन की ओर फेंक दिया। लिन फैन ने मृत्यु छूट ली, उस पर नजर डाली और उसके होठों पर मुस्कान आ गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि जियाओजे उससे मौत तक लड़ने पर आमादा होगा। जियाओजे ने लिन फैन को तिरस्कार से देखा। अगर तुम हस्ताक्षर नहीं करना चाहते तो मार्शल आर्ट स्टेज से उतर जाओ। याद रखना, हट जाओ। जियाओजे ने इस क्लास डिंग शिक्षक को अपनी नज़रों में नहीं रखा।
जियाओजे के लिए ये क्लास डिंग शिक्षक बस एक मुर्गा था और आज वह बंदरों को चेतावनी देने के लिए मुर्गे को मारने वाला था। लिन फैन मुस्कुराया, फिर अपने हस्ताक्षर किए। तियानफू अकादमी, महान यान राजवंश की एक उच्च श्रेणी की अकादमी होने के नाते अच्छे शिक्षक हैं, लेकिन आपके हृदय स्वभाव में अभी भी कमी है। आपको अभी और संयम की आवश्यकता है। लिन फैन के चेहरे के भाव बहुत निराशाजनक थे। जांग तियानहाओ और हान मिंगमेंग को सीनियर लिन बहुत दुखी लग रहे थे। हृदय स्वभाव। जांग तियानहाओ को सीनियर लिन की बातें सुनकर ऐसा लगा जैसे उन्हें कोई बोध हुआ हो। उसे याद आया कि कैसे वह पहले इस तरह का अपमान सहन नहीं कर पाया था, अपनी मौत की परवाह किए बिना मंच पर जाकर जियाओजे से लड़ना चाहता था। ये तो बस मौत को तरजीह देने जैसा था। तुम क्या कह रहे हो? इस क्षण जियाओजे के चेहरे पर एक भाव जम गया। उसने अपने स्टोरेज पाउच से एक काला दोधारी लंबा परशु निकाला। जियाओजे उस दोधारी लंबे परशु को एक हाथ में पकड़े हुए युद्ध के देवता की तरह खड़ा था। नीचे बैठे छात्र बार बार अचंभित हो रहे थे। जियाओजे गंभीर हो रहा था। इस लंबे परशु का नाम स्वर्ग कंपायमान परशु था, जो जियाओ परिवार के दिव्य अस्त्रों में से एक था, जिसे काले सोने के गहन पत्थर से बनाया गया था। यह एक असली उच्च श्रेणी का तीक्ष्ण अस्त्र था, जो गहन श्रेणी के दिव्य अस्त्र स्तर तक पहुंचने से बस थोड़ा ही दूर था। वरिष्ठ भाई जांग, क्या सीनियर लिन ठीक होंगी? मंच पर स्थिति को देखते हुए हान मिंगमेंग चिंता से खुद को रोक नहीं पाए। जियाओजे इन्हें छठे चरण में था। जियाओ परिवार की सर्वोच्च साधना तकनीक का अभ्यास कर रहा था, और ये लंबा परशु जियाओ परिवार के एक महान गुरु कारीगर द्वारा बनाया गया था, जिसका प्रभाव सच्ची क्यूई के संचार को बढ़ाने वाला था। वह ठीक हो जाएगा। जांग तियानहाओ ने मंच पर स्थिति को गौर से देखा। उसने जियाओजे से इतना शक्तिशाली होने की उम्मीद नहीं की थी। एक इन्हें छठे चरण का विशेषज्ञ, केवल उसकी आभा ने जांग तियानहाओ को बेहद असहज कर दिया। अगर वह मंच पर जाता तो शायद एक ही चाल में उसे काट दिया जाता। ... यह मत कहो कि मैंने, जियाओजे, तुम्हें मौका नहीं दिया। अपनी चाल चलो। जियाओजे ने स्वर्ग को हिला देने वाले परशु को हजारों कैटीज के बल से चलाया, जिससे विस्फोटक ध्वनियों के फटने से हवा फट गई। हाय, बहुत घमंडी। लिन फैन ने अपना सिर हिलाया। जियाओजे की योग्यता ठीक ठाक थी, लेकिन इस तरह की मानसिकता के साथ छठे चरण की सहज साधना ने शायद जियाओ परिवार के बहुत सारे संसाधनों को खा लिया होगा। तुम जूनियर हो, मुझे तुम्हें ऐसा करने देना चाहिए। ठीक है, 3 चालें, मैं स्थिर खड़ा रहूंगा। लिन फैन ने शांति से वहां खड़े होकर कहा। क्या? इस क्षण नीचे बैठे छात्र तुरंत चिल्ला उठे। क्या ये क्लास डिंग शिक्षक सचमुच पागल था? स्थिर खड़े रहना और उसे 3 चालें चलने देना, ये तो बस मौत को दावत देना था। जांग तियानहाओ की आंखें भी इस क्षण आश्चर्य से चमक उठीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि सीनियर कहेगा कि वह स्थिर खड़ा रहेगा और उसे 3 चालें चलने देगा। ये कैसे संभव था? जियाओजे के हाथ में लंबा परशु एक उच्च श्रेणी का हथियार था, जो लोहे को कीचड़ की तरह काटने में सक्षम था। असली क्यूई संवर्धन के बिना भी इस एक परशु के वार से एक अर्जित लोक भौतिक शरीर को चीर दिया जा सकता था। इस क्षण जियाओजे का चेहरा राख सा हो गया था। ये बेकार क्लास डिंग टीचर, उसकी हिम्मत कैसे हुई उसे इतना नीचा देखने की? अच्छा, जब तुम मौत चाहते हो तो मुझे दोष मत दो। इस समय जियाओजे ने स्वर्ग को हिला देने वाला परशु थाम लिया। उसकी आभा इंद्रधनुष जैसी थी। उसके हाथ में लंबा परशु किसी धारदार हथियार की तरह था, जो सीधे लिन फैन की छाती पर वार कर रहा था। लिन फैन इस समय बेफिक्र था, उसके होठों पर मुस्कान थी। उसने जियाओजे के इंद्रधनुष जैसे वार को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। वरिष्ठ, हान मिंगमेंग ने आंखें ढांकते हुए कहा, नीचे की स्थिति को देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। जैसे ही लंबे परशु ने लिन फैन को छुआ, जियाओजे दहाड़ा। उसकी सच्ची क्यूई तेजी से घूमकर परशु से चिपक गई। इस समय परशु की नोक अंतरिक्ष को घुमाती हुई प्रतीत हुई, जिससे सफेद हवा की धारियां निकल रही थीं। हम मौत चाहते हो? जियाओजे ने उपहास किया, लेकिन उसका उपहास ज्यादा देर तक नहीं चला। जियाओजे के हाव भाव तुरंत बदल गए। ये कैसे संभव है? इस समय न केवल जियाओजे को लगा कि यह असंभव है, बल्कि नीचे देख रहे छात्रों को भी लगा। जांग तियानहाओ बिना पलक झपकाए शुरू से अंत तक देखता रहा, लेकिन जब उसने अपने सामने का दृश्य देखा तो वह इतना हैरान हुआ कि उसका जबड़ा खुला रह गया। ये परशु प्रहार बहुत अच्छा है, लेकिन इसका परिष्कार पर्याप्त नहीं है। लिन फैन हल्के से मुस्कुराया और धीरे से स्वर्ग कंपायमान परशु की नोक को झटका दिया। डिंग, बधाई हो, अमर राक्षसी शरीर अनुभव जोड़ 4000। अमर राक्षसी शरीर का उन्नयन अब और भी कठिन होता जा रहा था। साधारण उपाजित लोक के साधकों द्वारा प्राप्त अनुभव अंततः बहुत कम था। जियाओजे इस क्षण क्रोधित हो गया। कमीने, मैं तुम्हें इसका पछतावा करा दूंगा। इस क्षण जियाओजे दहाड़ा और उन्मत्त होकर अपनी असली क्यूई घुमाई। काला काला स्वर्ग कंपायमान पल चमकदार रोशनी से आच्छादित हो गया, जो एक क्षैतिज प्रहार से एक दरार में बदल गया। 8 वीरानों को पार करते हुए
जियाओजे को जियाओ परिवार का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति, तियानफू अकादमी का एक शीर्ष योद्धा माना जाता था। उसे ऐसी अपमानजनक स्थिति का सामना कब करना पड़ा था, यहाँ तक कि कक्षा जिया के शिक्षकों को भी उसने कभी अपनी आंखों में नहीं देखा था। इस निकम्मे कक्षा डिंग शिक्षक की उसके सामने अहंकारपूर्ण व्यवहार करने की हिम्मत कैसे हुई। झनकार, ये शानदार प्रहार लिन फैन के कंधे पर लगा। शक्तिशाली प्रतिक्षेप बल से जियाओजे के बाघ के मुंह में दर्द होने लगा। डिंग, बधाई हो, अमर राक्षसी शरीर का अनुभव जोड़ 4000। यह असंभव है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। इस क्षण जियाओजे दहाड़ा, उसकी सारी सच्ची क्यों फूट पड़ी। स्वर्ग को हिला देने वाला पल एक तूफान की तरह चला, उसका रूप पूरे मार्शल आर्ट मंच को भर गया। डिंग, बधाई हो, अमर राक्षसी शरीर का अनुभव जोड़ 4000। डिंग, बधाई हो, अमर राक्षसी शरीर का अनुभव जोड़ 4000। अल्पविराम, हालांकि प्राप्त अनुभव ज्यादा नहीं था। एक मच्छर, चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, फिर भी मांस ही है। भविष्य के उन्नयन का मार्ग शायद बहुत धीमा होगा। जियाओजे में सचमुच अहंकारी होने की क्षमता थी। इतनी कम उम्र में ऐसी साधना प्राप्त करने के लिए अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ तो प्रवेश करने वाला देव क्षेत्र पहले से ही उसकी पहुंच में था। साधना पथ रक्त क्यूई पर जोर देता है। व्यक्ति जितना युवा होगा, उसकी साधना उतनी ही तेजी से निखरेगी और उसका भविष्य उतना ही व्यापक होगा। हालांकि कुछ कमजोर योग्यता वाले लोग, अगर वे अधेड़ उम्र में ही उपाजित लोक में प्रवेश करते हैं तो बिना किसी अवसर के वे जीवन भर उपाजित लोक में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके शरीर में रक्त क्यूई पहले ही स्थिर हो चुकी होती है और उनकी सोच दृढ़ हो चुकी होती है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। इस समय जियाओजे के लंबे बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखों में आग की लपटें जल रही थीं। वह युवा उत्साह कहाँ था जो उसने पहली बार मंच पर कदम रखते समय दिखाया था। स्वर्ग हिलाओ। इस समय जियाओजे दहाड़ा, उछल पड़ा। स्वर्ग को हिला देने वाला परशु प्रचंड आभा से फूट पड़ा। इस समय लिन फैन ने अपना सिर हिलाया। बस, लिन फैन ने धीरे से आह भरी, धीरे से अपनी उंगली आगे बढ़ाते हुए। जाना हुआ फुजू उंगली। जैसे ही स्वर्ग कंपायमान परशु नीचे उतरा, लिन फैन की उंगली परशु के ब्लेड से दब गई और उसे धीरे से सहलाने लगी। क्यूई के एक शक्तिशाली विस्फोट ने स्वर्ग कंपायमान परशु को हिला दिया, जिससे वह गुनगुनाने लगा। जियाओजे का बाघ जैसा मुंह सुन्न हो गया और स्वर्ग कंपायमान परशु तुरंत गिरकर लिन फैन के हाथ में आ गिरा। जियाओजे ने उसके खाली हाथों को देखा, कुछ स्तब्ध सा लग रहा था। क्या तुम्हें अपनी गलती पता है? लिन फैन की शांति कोई दिखावा नहीं थी, बल्कि लिन फैन पहले से ही एक शिक्षक के इस महान पेशे में घुल मिल गया था, यह मानते हुए कि अगर कोई छात्र भटक जाए तो एक शिक्षक के रूप में उसे उसका सही मार्गदर्शन करना चाहिए। दूसरों को विश्वास हो या न हो, लिन फैन खुद इस पर विश्वास करता था। कमीने, मैं चाहता हूँ। अफसोस, लगता है शिक्षा ही काफ़ी नहीं है। जियाओजे के शब्दों का पहला भाग सुनकर लिन फैन को एहसास हुआ कि उसका मार्गदर्शन अभी तक उसके हृदय स्वभाव में गहराई तक नहीं पहुंचा है। लिन फैन ने तुरंत आकाश की ओर देखा, यह महसूस करते हुए कि उसकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। जाना हुआ फुजू उंगली। इसी समय लिन फैन की उंगली ने जियाओजे के शरीर को हल्के से छुआ। दरार। जियाओजे को तुरंत ऐसा लगा जैसे उसके शरीर की सारी हड्डियां ढीली पड़ गई हों और उसमें जरा भी ताकत नहीं बची हो। लिन फैन ने एक छोटा सा स्टूल निकाला जो वह हमेशा सीनियर ब्रदर मेंग यानकुआन द्वारा दिए गए स्टोरेज पाउच में रखता था। फिर उसने जियाओजे को उठाया और उस पर लिटा दिया। लिन फैन को हमेशा एक कहावत याद रहती थी, हालांकि यह छोटा स्टूल बनाने में साधारण था, लेकिन घर और यात्रा के लिए यह एक ज़रूरी उपकरण था। आप कहीं भी आराम कर सकते थे और आप कहीं भी युद्ध में शामिल हो सकते थे। मंच के नीचे बैठे छात्र इस पल पहले से ही स्तब्ध थे। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि क्लास जिया का जीनियस जियाओजे, जो अद्वितीय युद्ध रैंकिंग में 13वें स्थान पर था, इस तरह हार जाएगा। और यह एक पूरी हार थी, एक करारी हार, एक ऐसी हार जिसमें वापस लड़ने की कोई ताकत नहीं थी। हान मिंगमैंग ने जांग तियानहाओ की आस्तीन खींची, उसका दिल उत्साह से भर गया। सीनियर, बहुत मजबूत। इस समय हान मिंगमैंग के मन में बस एक ही विचार था, सीनियर वाकई बहुत ताकतवर है, इतना ताकतवर कि उसकी उम्मीदों से भी बढ़कर। आध्यात्मिक क्षेत्र, सीनियर आध्यात्मिक क्षेत्र का विशेषज्ञ होना चाहिए। पूरे महान यान राजवंश में आध्यात्मिक क्षेत्र में लोग बहुत कम और दूर दूर तक फैले हैं। ... इस समय लिन फैन ने शियाओजे को बेंच पर लिटा दिया और फिर पूछा, क्या तुम्हें अपनी गलती पता है? लिन फैन ये दृश्य देखने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, लेकिन एक खोए हुए मेमने को धर्ममार्ग पर वापस लाने के लिए लिन फैन ने सोचा कि अगर भविष्य में उसे उससे नफरत भी करनी पड़े तो भी यह उचित होगा। मैं, शियाओजे, एक जीनियस हूँ, मेरा कोई दोष नहीं है। शियाओजे गुस्से से दहाड़ा, तुमने मेरे साथ जीवन मरण का अनुबंध किया है, क्या तुम्हें मृत्यु का डर नहीं है? लिन फैन ने कहा, मैं जियाओजे, जियाओ परिवार का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ, मुझे जिंदगी और मौत से क्यों डरना चाहिए?
अगर हिम्मत है तो मुझे मार डालो। अगर मैं जियाओ जे पलक भी झपकाऊं तो मैं जियाओ नहीं हूं। फिर भी जियाओ जे ने डटकर विरोध किया। इस समय लिन फैन का दिल दुख रहा था। ये तो बस एक अडिग वंशज था। अच्छा, अगर मैं आज तुम्हें अपनी गलती स्वीकार नहीं करवाता तो मैं भविष्य में शिक्षक बनने के लायक नहीं हूं। अच्छा, अगर मैं जियाओ जे आज अपनी गलती स्वीकार करता हूं तो मैं कक्षा जिया से तुम्हारी कक्षा डिंग में स्थानांतरित हो जाऊंगा, तुम्हें चाय पिलाऊंगा, प्रणाम करूंगा और तुम्हें अपना शिक्षक मानूंगा। जियाओ जे को इस समय पूरे शरीर में झुनझुनी महसूस हुई और उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस व्यक्ति ने उसके साथ क्या किया है। लेकिन उसे जियाओ जे को उसकी गलती स्वीकार करवाने के लिए ये तभी संभव होगा जब सूरज पश्चिम से उदय होगा। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? बस करो। तभी जियोजी की अभिव्यक्ति बदल गई और वह गुस्से से दहाड़ा। क्लास डिंग का ये निकम्मा शिक्षक सचमुच अपनी पैंट उतार रहा था। और इस पल आसपास के छात्र आश्चर्य से दंग रह गए, उन्हें अपनी आंखों के सामने के दृश्य पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्लास डिंग का ये शिक्षक सचमुच जियाओ जे की पैंट उतारने वाला था। कुछ लड़कियां तुरंत शर्म से चीख पड़ीं, लेकिन फिर भी गौर से देखती रहीं, मानो किसी चीज का इंतजार कर रही हों। बस करो, मैं जियाओ परिवार का युवा गुरु हूँ, क्लास जिया का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति। मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं कसम खाता हूं कि जब तक हम में से कोई एक मर नहीं जाता, मुझे चैन नहीं मिलेगा। जियाओ जे ने अपनी पैंट धीरे धीरे नीचे खिसकती हुई महसूस की और बड़े भावनात्मक उतार चढ़ाव के साथ दहाड़ा। क्लास डिंग के एक शिक्षक के रूप में, हालांकि मैं तुम्हारा शिक्षक नहीं हूं, मैं तुम्हारा शिक्षक बनकर तुम्हें उचित अनुशासन दूंगा ताकि तुम समझ सको कि शिक्षकों और दाव का सम्मान करना और अपने छोटे भाई के साथ अच्छा व्यवहार करना क्या होता है। लिन फैन ने एक शब्द भी नहीं कहा और जोर से खींचते हुए सीधे जियाओ जे की पैंट उतार दी। और जैसे ही उन्हें हटाया गया, जियाओ जे के नितंबों पर दो चमकदार रोशनियां चमक उठीं और तुरंत ही एक और भी चमकदार रोशनी परावर्तित हो गई। यह उसके नितंबों की रोशनी थी। लिन फैन ने उन पर नजर डाली और तारीफ की, बुरा नहीं, बुरा नहीं। गोल और चिकने, परावर्तक प्रभाव वाकई बहुत तेज है। लिन फैन की बातें सुनकर जियाओ जे ने तुरंत 3 फीट खून थूक दिया और लगभग बेहोश हो गया। कमीने, मैं जियाओ जे कसम खाता हूं कि जब तक हम में से कोई एक मर नहीं जाता, मैं कभी चैन से नहीं बैठूंगा। क्या तुम्हें अपनी गलती पता है? लिन फैन ने फिर पूछा। दफा हो जाओ, जियाओ जे दहाड़ा। हाय! लिन फैन ने आह भरी बेबसी से अपना सिर हिलाया और फिर अपने स्टोरेज पाउच से एक रूलर निकाला। एक शिक्षक होने के नाते लिन फैन स्वाभाविक रूप से अपने साथ एक रूलर रखता था। हालांकि वह इसका इस्तेमाल बहुत कम करता था, लेकिन उसके पास होने से लिन फैन को अक्सर याद आता था कि वह अभी भी एक शिक्षक है जो लोगों का पालन पोषण करता है। नीचे देख रहे छात्र पहले से ही अचंभित थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि चीजें इस तरह बदल जाएंगी। हान मिंग मैंग अपने सामने के दृश्य को देखकर दंग रह गई। यह जियाओ जे, जियाओ परिवार का युवा गुरु था, जो अद्वितीय युद्ध रैंकिंग में 13वें स्थान पर था, महान यान राजवंश का एक प्रिय स्वरपुत्र। लेकिन अब सीनियर उसकी पैंट उतार रहा था और उसे रूलर से सजा मिलने वाली थी। हान मिंग मैंग सचमुच ऐसी स्थिति की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। साथ ही वह बहुत चिंतित थी कि अगर जियाओ परिवार को पता चल गया तो शायद वे उसे जाने नहीं देंगे। आखिरकार जियाओ जे जियाओ परिवार का चेहरा था। दिन के उजाले में ऐसा व्यवहार वह कैसे सहन कर सकता था? लिन फैन ने उसे हल्के से झटका दिया और रूलर गुनगुनाया। थप्पड़। लिन फैन लंबे समय से किसी छात्र के नितंबों पर थप्पड़ मारने की कोशिश करना चाहता था। जब लिन फैन एक खास स्कूल में था तब उसे यह व्यवहार काफी बार सहना पड़ा था। वह सोच रहा था कि अब जब वह एक शिक्षक है तो किसी को थप्पड़ मारने पर कैसा लगेगा। थप्पड़। आवाज तीखी और साफ थी। साथ ही जैसे ही रूलर लगा, जियाओ जे के नितंब सचमुच कांप उठे और एक लाल निशान पड़ गया। इस दृश्य को देखकर कई छात्राएं और भी जोर से चीख पड़ीं और कहने लगी कि यह कितना रोमांचक था, सचमुच बहुत ही चकाचौंध भरा। जियाओ जे, जो पीयरलेस बैटल रैंकिंग में 13वें स्थान पर था, असाधारण रूप से सुंदर भी था। हालांकि वह थोड़ा घमंडी था और दूसरों को नीचा दिखाता था, लड़कियों की नज़र में ये सब उसके लिए फायदे थे। क्या तुम्हें अपनी गलती पता है? लिन फैन ने पूछा। कमीने। जियाओ जे ने दांत पीसते हुए लिन फैन को घूरा, लेकिन उसका शरीर हिल नहीं पा रहा था, इसलिए वह सिर्फ उसकी दया पर निर्भर था। हाय! लिन फैन ने आह भरी। ऐसा लग रहा था कि इस छात्रा को पढ़ाना काफी मुश्किल था। हालांकि एक शिक्षक के लिए कोई भी अशिक्षित छात्र नहीं होता। लिन फैन का मानना था कि अगर वह सच्चा प्यार देगा तो वह उसे उसकी गलती का एहसास जरूर दिला सकता है और पश्चाताप करवा सकता है। थप्पड़। थप्पड़। इसी समय लिन फैन ने रूलर उठाया। जियाओ जे के नितंबों पर 2 और लाल निशान दिखाई दिए, जो चिलचिलाती धूप में बहुत चमकदार और हिलते हुए लग रहे थे। डिंग, ग्रेट मास्टर उपपेशे, रूलर ऑफ लव के लिए एक नया कौशल स्वतः निर्मित करने के लिए बधाई।
डिंग, बधाई हो, ग्रेट मास्टर उपपेशे का अनुभव जोड़ 5000। डिंग, रूलर ऑफ लव, प्रेम जितना गहरा होगा दर्द उतना ही तीव्र होगा। ये तुम्हारे शरीर पर चोट करता है लेकिन मेरे दिल को चोट पहुंचाता है। लिन फैन ने दोनों हाथों से रूलर से जोर जोर से जियाओजे के नितंबों पर थप्पड़ मारे, यहाँ तक कि यह पूछना भी भूल गया कि क्या उसे अपनी गलती का एहसास है। ये प्रॉम्प्ट की आवाज़ थी जिसने लिन फैन को होश में लाया। साथ ही उसने खुद को बहुत दोषी भी ठहराया। वास्तव में छात्रों के नितंबों पर थप्पड़ मारने की लत लग जाती थी। नए कौशल प्रेम के रूलर का क्या अर्थ था? लिन फैन ने ज्यादा नहीं सोचा और एक बार मारने की कोशिश की। थप्पड़, क्या तुम्हें अपनी गलती का एहसास है? जियाओजे पहले तो गाली देना चाहता था लेकिन इस पल वह स्तब्ध रह गया, क्योंकि शर्म की भावना उसे पता नहीं कहां से धीरे धीरे उसके दिल की गहराइयों से उठी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई गंभीर गलती कर दी हो जिससे शिक्षक को बहुत दुख हुआ हो। इस दुख की भावना ने जियाओजे को ऐसा महसूस कराया जैसे वह एक अच्छा छात्र नहीं है। नहीं, उसे इतनी शर्म कैसे आ सकती है? जियाओजे उसने दांत पीस लिए, इस भावना को अपने दिल पर हावी नहीं होने दिया। इस पल लिन फैन हैरान था। जियाओजे के चेहरे के भाव बदल गए थे। अगर उसने पहले ऐसा पूछा होता तो जियाओजे उसे जरूर कोसता, लेकिन अब वह चुप था। कोई समस्या थी, बिल्कुल कोई समस्या। थप्पड़, लिन फैन ने जियाओजे के बदलावों को ध्यान से देखते हुए फिर से थप्पड़ मारा। और इस समय जियाओजे के दिल में उतार चढ़ाव और भी बढ़ गए। शर्म की एक और लहर ने जियाओजे के दिल पर असर डाला। ऐसा कैसे हो सकता है? उसे यह क्यों लगा कि वह गलत है? नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। वह जियाओजे था, एक प्रतिभाशाली जिसे भविष्य में एक शाश्वत और अडिग दृढ़ साधक बनना तय था। वह इतने निम्न दर्जे के व्यक्ति के सामने अपनी गलती कैसे स्वीकार कर सकता था? इसमें संभावना है। इस पल लिन फैन मन ही मन खुश हुआ। यह नया कौशल थोड़ा अद्भुत लग रहा था। प्रेम का शासक, क्या ये प्रेम की शक्ति हो सकती है? थप्पड़ 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 थप्पड़। इस पल लिन फैन ने पूछना बंद कर दिया और तुरंत खुद को थप्पड़ मारने के आनंद में डुबो दिया। हर वार के साथ लिन फैन पूरी तरह से सहज महसूस कर रहा था, लेकिन जियाओजे के लिए यह यातना थी। हर वार के साथ शर्म की लहरें धीरे धीरे उसके दिल पर छा रही थीं। जियाओजे विरोध करना चाहता था, लेकिन शर्म की इन लहरों ने धीरे धीरे उसे मदहोश कर दिया। क्या तुम्हें अपनी गलती पता है? लिन फैन ने अपना संयम संभाला, यह महसूस करते हुए कि उसकी सज़ा प्रभावी होनी चाहिए थी। जियाओजे सचमुच इस बदमाश को जोर से बताना चाहता था कि वह गलत नहीं था, लेकिन किसी वजह से जियाओजे को लगा कि अपमान की इन लहरों ने उसे झुकने पर मजबूर कर दिया है। यह ऐसा था जैसे कोई लड़की नहीं नहीं कह रही हो, लेकिन आखिरकार कह रही हो, मुझे चाहिए, जल्दी से मुझे रुला दो। फिलहाल जियाओजे काफ़ी हद तक इसी स्थिति में था। मैं गलत था। इस समय जियाओजे की आवाज़ बहुत भारी थी और वह पूरी तरह से थका हुआ महसूस कर रहा था। मंच के नीचे बैठे छात्र शुरू से ही स्तब्ध थे, उन्हें सब कुछ भ्रम लग रहा था। अद्वितीय युद्ध शक्ति सूची में 13वें स्थान पर रहने वाले जियाओजे को वास्तव में क्लास डिंग के एक शिक्षक ने कड़ी सजा सुनाई थी। ऐसा कुछ तियानफू अकादमी में पहले कभी नहीं हुआ था। इसके अलावा जियाओजे ने वास्तव में हार मान ली थी। उनकी धारणा में जियाओजे एक असाधारण रूप से घमंडी व्यक्ति था जो कभी किसी के आगे झुकता नहीं था। यह इस समय उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। लिन फैन ने इस समय बड़े संतोष से सिर हिलाया। उनके प्रेम के मार्गदर्शन में इस जिद्दी शिष्य को आखिरकार अपनी गलती का एहसास हुआ, जो एक अच्छी बात थी। लिन फैन के अनुसार झानहुआ फुजुफिंगा कल्टीवेशन तकनीक काफ़ी भयावह थी, जो कठोरता और लचीलेपन दोनों को मिलाकर व्यक्ति के पूरे शरीर को सुन्न और कमज़ोर बना सकती थी। इस समय लिन फैन ने अपनी उंगली से जियाओजे के शरीर को धीरे से सहलाया और एक चटकने की आवाज़ सुनाई दी। जियाओजे ने तुरंत महसूस किया कि उसके शरीर में फिर से ताकत आ गई है। अब वह पहले जैसा नर्म और कमज़ोर नहीं रहा। अपनी ताकत वापस पाने के बाद जियाओजे ने सबसे पहले अपनी पैंट ऊपर खींची। अपनी गलतियों को सुधारने में अभी देर नहीं हुई है, अब से तुम्हें एक अच्छा इंसान बनना होगा, लिन फैन ने आह भरते हुए कहा। उसे लगा कि उसकी जिम्मेदारी वाकई बहुत बड़ी है। एक खोए हुए मेमने को जीवन में सही राह पर लाना कितना संतुष्टिदायक था। अगर उसके पास करने के लिए और कुछ न होता तो लिन फैन सचमुच अपना पूरा जीवन दूसरों को इसी तरह शिक्षित करते हुए बिताना चाहता। वरिष्ठ, सावधान! तभी हान मिंग मैंग चिल्लाया। जियाओजे अपने होश में आया और अपना मन शांत किया। तुरंत क्रोध से भर गया, उसकी असली क्यूई उमड़ पड़ी और एक जोरदार मुक्का सीधे लिन फैन की छाती पर लगा। इतनी जल्दी दुश्मनी करने वाला उसके जैसा कोई और नहीं है। जियाओजे के लिए उसके दिल में अपमान बहुत पहले से जमा हो चुका था और उसे इसे जोर से बाहर निकालने की जरूरत थी। स्वर्ग हिला देने वाला पल इस व्यक्ति के सामने बेकार था। मुक्का तो दूर की बात है, लेकिन जियाओजे को इसकी परवाह नहीं थी, उसे यह मुक्का मारना ही था। धमाका!
लिन फैन, जो अभी अभी उपलब्धि के एहसास में डूबा था, तुरंत एक अजीब सी हंसी हंस दी। वह युवक सुधारने लायक नहीं था, जो सचमुच बहुत गुस्सा दिलाने वाला था। लिन फैन ने अपना सिर झुकाया और जियाओजे की ओर देखा। लगता है पाठ उतना गहरा नहीं था। जियाओजे चौंक गया, तेजी से पीछे हटा, लिन फैन को दांत पीसते हुए घूरा और फिर बिना पीछे देखे चला गया। नीचे बैठे छात्रों ने उसके लिए रास्ता खोल दिया। हालांकि उन्हें नीचे से देखने में मजा आ रहा होगा, लेकिन इस समय उन्होंने कोई दखल नहीं दिया। जियाओजे इस क्लास डिंग शिक्षक को हरा तो नहीं सकता था, लेकिन उनसे निपटना चींटी को कुचलने जितना आसान था। वरिष्ठ, आप कमाल हैं। हान मिंग मैंग तुरंत आगे बढ़ा, वरिष्ठ द्वारा अभी अभी दिखाई गई तकनीकों से चकित। आप दोनों और जियाओजे के बीच क्या स्थिति है? लिन फैन ने पूछा। वरिष्ठ का प्रश्न सुनकर हान मिंग मैंग थोड़ा असहाय महसूस कर रहा था और फिर सच्चाई से स्थिति समझा रहा था। लिन फैन सुनकर समझ गया, तो यही हुआ। हान मिंग मैंग हान परिवार से था और जियाओजे जियाओ परिवार से। इन दोनों परिवारों के बीच विवाह संबंध मूल रूप से एक सामान्य बात थी। हालांकि जुआनहुआंग विश्व में बड़े पारिवारिक विवाह समझौतों में महिला की राय नहीं मानी जाती थी। परिवार की पुरानी पीढ़ी जो भी निर्णय लेती थी, वह एक शाही आदेश होता था और उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता था। कुछ दिन पहले जब जियाओजे को पता चला कि उसकी पहले से ही एक मंगेतर है, तो वह स्वाभाविक रूप से उदासीन था और परिवार की सभी व्यवस्थाओं का पालन कर रहा था। चूंकि दोनों परिवार पहले से ही एक दूसरे से जुड़े हुए थे, इसलिए जियाओजे स्वाभाविक रूप से अपनी मंगेतर को किसी और पुरुष के साथ इतना अंतरंग होते हुए नहीं देख सकता था, और वह भी एक निकम्मे आदमी के साथ। इसीलिए अभी ये दृश्य घटित हुआ। लिन फैन इस मामले में दखल नहीं देना चाहता था। यह उनका पारिवारिक मामला था और एक बाहरी व्यक्ति होने के नाते इसमें दखल न देना ही बेहतर था। इसके अलावा वह 4 बड़े परिवारों को लूटने वाला था। उसके पास ऐसी चीज़ों से निपटने की ऊर्जा नहीं थी। तुम दोनों को यह मामला खुद सुलझा लेना चाहिए। मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं अब विदा लेता हूँ। लिन फैन, जिसे अकादमी से जाना था, ने उन दोनों को हाथ हिलाया और चला गया। हान मिंग मैंग और जांग तियानहाओ ने अपनी मुठ्ठियां थोड़ी भींचते हुए सीनियर के पीछे हटते हुए शरीर को देखा। आज की घटनाओं ने जांग तियानहाओ को जियाओजे का सामना करते हुए गहरे संकट और शक्तिहीनता का एहसास कराया। और मजबूत बनो, और मजबूत बनो, और मजबूत बनने की यह तीव्र इच्छा जांग तियानहाओ ने पहली बार अनुभव की थी। मैं सीनियर का शिष्य बनने की योजना बना रहा हूँ, जांग तियानहाओ ने ऐसे कहा जैसे उसने मन बना लिया हो। हान मिंग मैंग चौंका। भाई जांग, सीनियर क्लास डिंग के शिक्षक हैं। अगर आप उनके शिष्य बन गए तो आप सिर्फ क्लास डिंग के छात्र रह जाएंगे और फिर आपको ये क्लास के लाभ नहीं मिलेंगे। चाहे क्लास जिया हो या क्लास डिंग, सीनियर एक असाधारण विशेषज्ञ हैं। अगर मैं इस अवसर का अच्छी तरह से लाभ नहीं उठा पाया तो मुझे डर है कि भविष्य में आप मेरी तरफ से गायब हो जाएंगे, जांग तियानहाओ ने कहा। अकादमी छोड़ने के बाद लिन फैन महान यान राजवंश में घूमता रहा। फिर उसने एक लोहार की दुकान से 13 परिष्कृत लोहे के टुकड़े खरीदे और अपने 13 छात्रों में से प्रत्येक के लिए एक हथियार बनाने का इरादा किया। 13 छात्रों के लिए एक अच्छे हथियार की चाहत निस्संदेह एक सपना थी, क्योंकि वे केवल कक्षा डिंग के छात्र थे। और महान यान राजवंश में उसका प्रवास ज्यादा लंबा नहीं था, क्योंकि उसके लिए और भी महत्वपूर्ण मामले इंतजार कर रहे थे। अपनी चीजें खरीदने के बाद लिन फैन आराम से शहर में टहल रहा था। रास्ता बनाओ, रास्ता बनाओ। इसी समय आगे से एक गुस्से से भरी चीख सुनाई दी। लिन फैन और आम लोग एक तरफ खड़े होकर लोगों के एक समूह को तेजी से गुजरते हुए देख रहे थे। ये फिर कौन है? कितना भव्य प्रदर्शन, लिन फैन ने सोचा, उनकी जल्दबाजी में कतार देखकर और यह न जानते हुए कि क्या हुआ था। लगता है स्वर्ग और पृथ्वी वाणिज्य मंडल इस बार एक बड़े खजाने की नीलामी कर रहा है। यह अभी यून परिवार का बैनर था। कल मैंने संत दानव संप्रदाय के उन महत्वपूर्ण व्यक्तियों को भी शहर में आते देखा। वे इस बार स्वर्ग और पृथ्वी वाणिज्य मंडल की नीलामी के लिए भी यहाँ आए होंगे। लिन फैन ने अपने आसपास की गपशप ध्यान से सुनी और जब उसने संत दानव संप्रदाय के बारे में सुना तो वह चौंक गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि संत दानव संप्रदाय भी लोगों को भेजेगा। ये कैसा खजाना था जो एक संप्रदाय को भी आकर्षित कर सके। लिन फैन के पास अब 2 काम थे। पहला, संप्रदाय को यान सम्राट और महारानी की साजिश के बारे में बताना, और दूसरा ये खजाना जिसे वह ले सकता था। भाई, आपने अभी कहा कि संत दानव संप्रदाय के वे महत्वपूर्ण व्यक्ति भी शहर में आए थे। क्या आप जानते हैं कि वे अब कहाँ हैं? लिन फैन ने पूछा। युवक, तुम्हारा सवाल बेमानी है। महान यान राजवंश संत दानव संप्रदाय का एक जागीरदार राज्य है, इसलिए जब संत दानव संप्रदाय के महत्वपूर्ण व्यक्ति आते हैं तो स्वाभाविक रूप से वहीं रहते हैं। दाढ़ी वाले व्यक्ति ने शाही शहर की ओर इशारा करते हुए मुस्कुराते हुए कहा। लिन फैन ने भौहें चढ़ाईं। उसे ये थोड़ा मुश्किल लगा। अगर वे शाही शहर में ही रहते तो वह वहां जाने की हिम्मत कैसे कर सकता था? यान सम्राट और महारानी दोनों वहां रहते थे और वे दोनों बहुत शक्तिशाली थे। अगर संयोग से उसे खोज लिया गया तो वह खत्म हो जाएगा।
लिन फैन ने सिर हिलाया, फिर भीड़ में घुल मिल गया। अब वह जाकर देखना चाहता था कि स्वर्ग और पृथ्वी वाणिज्य मंडल क्या नीलाम करने वाला है जिसने इतने सारे लोगों को आकर्षित किया है। स्वर्ग और पृथ्वी वाणिज्य मंडल शाही राजवंश के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है और महान यान राजवंश का एकमात्र वाणिज्य मंडल है। स्वर्ग और पृथ्वी वाणिज्य मंडल ग्राहकों के लिए वस्तुओं की नीलामी करता है और नीलामी के लिए खजानों की खोज भी करता है। हालांकि ज़ुवानहुआंग विश्व में साधारण वाणिज्य मंडलों द्वारा नीलाम की गई वस्तुएं केवल साधारण मार्शल कलाकारों का ही ध्यान आकर्षित कर सकती हैं। आखिरकार उच्च साधना वाले मार्शल कलाकारों के लिए वाणिज्य मंडल में नीलाम की गई वस्तुएं उनके लिए बेकार हैं। और अब इस वाणिज्य मंडल द्वारा नीलाम की जाने वाली एक वस्तु ने हलचल मचा दी है जो कुछ हद तक आश्चर्यजनक है। इस समय स्वर्ग और पृथ्वी वाणिज्य मंडल के प्रवेश द्वार पर लोग एक विशाल भीड़ में घूम रहे थे। लिन फैन भी अचंभित था, ये बहुत ही अजीब था। लिन फैन ने बाएं और दाएं देखा। जो लोग केवल बाहर से देख रहे थे वे आमतौर पर अर्जित क्षेत्र में साधना करते थे। ये स्पष्ट रूप से महान यान राजवंश के लोग नहीं थे, शायद वे सचमुच अलग अलग जगहों से आए थे। लिन फैन की जिज्ञासा इस समय और बढ़ गई। स्वर्ग और पृथ्वी चैम्बर ऑफ कॉमर्स किस खजाने की नीलामी करने जा रहा था जिसने इतने सारे लोगों को आकर्षित किया। दुनिया भर के दोस्तों, स्वर्ग और पृथ्वी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आपका स्वागत है। हमारा चैम्बर 3 दिनों में एक सर्वोच्च खजाने, छोटी दिव्य गोली की नीलामी करेगा। कुछ दोस्त अभी भी सोच रहे होंगे कि यह छोटी दिव्य गोली किस तरह का खजाना है। फिर हमारा चैम्बर सभी को फिर से बताएगा कि यह छोटी दिव्य गोली एक ऐसी चीज है जिसे खाने के बाद कोई भी व्यक्ति छोटे दिव्य क्षेत्र में पहुंच सकता है। स्वर्ग और पृथ्वी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कर्मचारियों द्वारा छोटी दिव्य गोली के प्रभावों के बारे में समझाने के बाद नीचे मौजूद लोग तुरंत अविश्वास में चिल्ला उठे। छोटी दिव्य गोली, इसे लेने वाला कोई भी छोटे आकाश क्षेत्र में पहुंच सकता है। ये कैसे संभव है? सबके मन में एक ही विचार था, यह असंभव है। हाउटियन क्षेत्र को मानव माना जा सकता है, अर्जित क्षेत्र को अलौकिक माना जा सकता है, लेकिन प्रवेश करने वाले देव क्षेत्र तक पहुंचना ईश्वर माना जा सकता है, और यह छोटा आकाश क्षेत्र तो देवताओं का भी देवता है। पहाड़ों और समुद्रों को उलट देना, स्वर्ग को चुनौती देना और भाग्य बदलना कुछ भी असंभव नहीं है। जो लोग छोटे आकाश क्षेत्र तक पहुंच सकते हैं वे सभी असाधारण रूप से प्रतिभाशाली होते हैं, प्रबल भाग्य के धनी होते हैं, और ऐसे क्षेत्र तक पहुंचने के लिए उन्होंने अनगिनत कठिनाइयों और अनगिनत संयोगों का सामना किया है। लेकिन अब स्वर्ग और पृथ्वी वाणिज्य मंडल ने वास्तव में कहा है कि यह किसी व्यक्ति को तुरंत छोटे आकाश क्षेत्र तक पहुंचा सकता है। ये बिल्कुल असंभव है। कृपया धैर्य रखें सभी। छोटी दिव्य गोली वास्तव में एक तथ्य है। इस गोली की नीलामी 3 दिनों में की जाएगी। प्रवेश शुल्क 1 लाख ज़ुवानहुआंग सिक्के हैं और बोली इकाई ज़ुवानहुआंग सिक्कों पर आधारित होगी। अल्पविराम। लिन फैन नीचे से सुन रहा था, उसके हाव भाव थोड़े बदल रहे थे। इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। ज़ुवानहुआंग सिक्के ज़ुवानहुआंग विश्व की एक अनूठी उपज हैं, जो एक प्रकार की अयस्क शिरा है जो जमीन के नीचे गहराई में दबी हुई है। ये गहरी पीली अयस्क शिरा स्वर्ग और पृथ्वी के सच्चे सार के संघनन से बनी एक सार्वभौमिक मुद्रा है। इन ज़ुवानहुआंग सिक्कों में सच्चा सार है, जो सभी के लिए अच्छी बात है क्योंकि इसका उपयोग साधना के लिए किया जा सकता है। हालांकि इन ज़ुवानहुआंग सिक्कों में मौजूद सच्चे सार को अवशोषित नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि महान दिव्य क्षेत्र के एक सर्वोच्च व्यक्ति ने भी एक बार प्रयोग किया था, लेकिन इन ज़ुवानहुआंग सिक्कों में मौजूद सच्चे सार को अवशोषित नहीं किया जा सकता। इसलिए ज़ुवानहुआंग सिक्के धीरे धीरे ज़ुवानहुआंग विश्व के विभिन्न देशों की सार्वभौमिक मुद्रा बन गए। गहन साधना करने वालों के लिए ये ज़ुवानहुआंग सिक्के बेकार हैं। और अब इस छोटी दिव्य गोली के लिए ज़ुवानहुआंग सिक्कों से प्रतिस्पर्धा हो रही है। लिन फैन की राय में ये निश्चित रूप से संदिग्ध है। अगर छोटी दिव्य गोली सचमुच किसी व्यक्ति की साधना को छोटे आकाश क्षेत्र तक बढ़ा सकती है, तो छोटी दिव्य गोली की नीलामी करने वाले व्यक्ति का दिमाग जरूर बकवास होगा, वरना वह इसे कभी नीलाम नहीं करेगा। अगर वे वस्तुओं का आदान प्रदान कहते तो लिन फैन मान लेता, लेकिन जहां तक ज़ुवानहुआंग सिक्कों के बदले इसे बदलने की बात है तो लिन फैन बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। बेवकूफ़ों का झुंड। फिर लिन फैन बिना देखे ही चला गया। बेवकूफ़ों के झुंड को इस छोटी सी दिव्य गोली के लिए हाथापाई करने दो। सस्ता सामान कभी अच्छा नहीं होता और पाए आसमान से नहीं गिरती। जो करना चाहिए वो करना ही बेहतर है। 3 दिन बाद वह यहाँ ये देखने आएगा कि क्या वह संत दानव संप्रदाय के वरिष्ठ भाइयों से संपर्क कर सकता है। आखिरकार महान यान राजवंश के विश्वासघात की सूचना संप्रदाय को देनी ही होगी ताकि वे इसके लिए तैयारी कर सकें। अगले दिन लिन फैन खुशी से उठा और नहाया। फिर वह जोश से कक्षा डिंग जी1 की ओर चल पड़ा। अब लिन फैन अकादमी में एक प्रसिद्ध शिक्षक भी था। वह जहाँ भी जाता सबका ध्यान उसी पर होता। कभी कभी बहुत ज़्यादा अद्भुत होना अच्छी बात नहीं होती।
लिन फैन धीरे धीरे चल रहा था, खासकर यह सुनने के लिए कि उसके आसपास के लोग उसके बारे में क्या कह रहे हैं। देखो, ये क्लास डिंग के वो टीचर हैं जिन्होंने कल मार्शल आर्ट के मैदान में जियाओजे को कड़ी क्लास दी थी। सच में अफसोस, कल मुझे कुछ काम था और मैं ये सीन मिस कर गया। जिंदगी का बहुत बड़ा अफसोस है। अल्पविराम। अपने आसपास के छात्रों को धीमी आवाज में उसके बारे में बात करते हुए सुनकर लिन फैन को बेहद संतुष्टि महसूस हुई। ये सब ध्यान का केंद्र होने का एहसास था। जब वो क्लासरूम में पहुंचा तो जैसे ही लिन फैन अपने छात्रों का हार्दिक अभिवादन स्वीकार करने वाला था, वो दंग रह गया। 3 बिन बुलाए मेहमान आ गए थे। लिन फैन बहुत हैरान था कि ये तीनों क्यों आए हैं। क्लास के 13 छात्रों ने उनमें से एक को थोड़ी घबराहट से देखा। अकादमी में जियाओजे की बहुत अच्छी प्रतिष्ठा थी, यहाँ तक कि उन्होंने भी उसके बारे में सुना था। इस समय उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जियाओजे क्लास डिंग में क्यों आया था। क्या किसी और वजह से? सुप्रभात टीचर। जब 13 छात्रों ने अपने गुरु को देखा तो सभी ने राहत की सांस ली, फिर तुरंत खड़े होकर उनका आदरपूर्वक अभिवादन किया। हाँ, लिन फैन ने सिर हिलाया, फिर तीनों की ओर देखा और पूछा कि वे क्या चाहते हैं। वरिष्ठ, कृपया मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। जांग तियानहाओ ने कुछ नहीं कहा, तुरंत घुटनों के बल बैठ गया और वरिष्ठ से उसे शिष्य के रूप में स्वीकार करने की विनती की। जियाओजे को आते देख जांग तियानहाओ और हान मिंगमैंग भी आश्चर्यचकित थे, लेकिन ये देखकर कि जियाओजे ने कुछ नहीं कहा, जांग तियानहाओ उससे सावधान रहा। आखिरकार उसे नहीं पता था कि दूसरा पक्ष क्या करने वाला है। लिन फैन अपने सामने जांग तियानहाओ को देखकर दंग रह गया। वह उसका शिष्य बनना चाहता था। यह तुम क्या कर रहे हो? लिन फैन ने जियाओजे से पूछा। जियाओजे ने लिन फैन को गुस्से से देखा। कल अपने कबीले में लौटने के बाद कबीले के सदस्यों को अकादमी में उसके मामलों के बारे में पता चल गया था और वे उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे। उसी समय उसके पिता लोगों को लिन फैन को ढूंढने के लिए अकादमी ले जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने उसे रोक दिया। शाम को जब जियाओजे ने अपने कपड़े उतारे और अपने नितंबों पर लाल निशान देखा तो शर्म फिर से उभर आई। लेकिन जियाओजे को और भी असहनीय ये लगा कि जब वह बिस्तर पर लेटा तो उसे इस शासक के लिए एक अजीब सा एहसास हुआ। शर्त तो शर्त होती है। मैं जियाओजे हार सकता हूँ। मैं तुम्हारा शिष्य बनूंगा, जियाओजे ने कहा। हे, लिन फैन ने अपना सिर हिलाया। मुझे लगता है कि हमें इस बारे में भूल जाना चाहिए। तुम क्लास जिया के जीनियस हो। मेरे क्लास डिंग में शामिल होना तुम्हारी प्रतिभा की बर्बादी होगी। मैं जियाओजे एक ईमानदार इंसान हूँ। अगर मैं हार गया तो हार गया। तुम्हारे बारे में क्या? लिन फैन ने हान मिंगमैंग से पूछा। वरिष्ठ, मैं वरिष्ठ भाई जांग के साथ देखने आया था, हान मिंगमैंग ने कहा। हान मिंगमैंग इस क्षण बहुत आश्चर्यचकित हुआ। जियाओजे वास्तव में उसे एक शिक्षक के रूप में स्वीकार करने आया था, शर्त का सम्मान करते हुए, वरिष्ठ के लिए परेशानी खड़ी करने के लिए लोगों को लाने के बजाय। हान मिंगमैंग के लिए यह बहुत अप्रत्याशित था। ये बिल्कुल अकल्पनीय था कि इतना घमंडी व्यक्ति खुद को विनम्र कर लेगा। इस क्षण 13 छात्र और भी अधिक चकित थे, उनके मन कुछ उलझन में थे। जियाओजे वास्तव में उनके गुरु का शिष्य बनने वाला था। आखिर हुआ क्या था? लिन फैन ने जियाओजे की तरफ देखा। यह एक जीनियस था, मार्शल दाओ का एक सच्चा जीनियस, जिसकी योग्यता बहुत ऊंची थी, लेकिन उसका व्यक्तित्व बहुत घमंडी था। अच्छा शुई शुई, जाओ 2 चाय के कप ले आओ, और चाय लाना याद रखना, लिन फैन ने कहा। जी हाँ गुरुजी, लियू शुई शुई ने जियाओजे की तरफ आंखें मूंदते हुए कहा। एक लड़की के लिए सुंदर और आकर्षक जियाओजे बहुत आकर्षक था। लड़कियों की नज़रों में उस ठंडे घमंडी चेहरे की बड़ी विनाशकारी शक्ति थी। थोड़ी देर बाद लियू शुई शुई 2 चाय के कप और एक चायदानी लेकर दौड़ते हुए वापस लौटी। गुरुजी, मैं सब कुछ ले आई हूँ, लियू शुई शुई ने सामान पोडियम पर रखते हुए कहा, फिर चुपके से जियाओजे की तरफ देखा। उसकी आंखें प्रशंसा से चमक रही थीं। अच्छा, चूंकि आप मेरे व्यक्तिगत आकर्षण से प्रभावित हुए हैं और मेरे शिष्य बनना चाहते हैं, तो स्वाभाविक रूप से मैं आपको मना नहीं कर सकता। आपको शिष्य बनने की प्रक्रिया से परिचित होना चाहिए, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लिन फैन ने एक स्टूल खींचकर बैठते हुए कहा, फिर अपने शिष्यों को अपने पीछे खड़े होने का इशारा किया। इस तरह यह ज्यादा औपचारिक होगा। लिन फैन की राय में जियाजी वर्ग के किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति को शिष्य बनाना बहुत बड़ी बात थी। लिन फैन ने खुद को शिक्षक बनने के लिए इतना उपयुक्त नहीं समझा था। कभी कभी इस उच्च व्यक्तिगत आकर्षण को रोका नहीं जा सकता था। गुरुजी, कृपया चाय पिएं, जांग तियानहाओ ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। तुरंत एक चाय का प्याला भर लिया, फिर लिन फैन के सामने घुटने टेक दिए और दोनों हाथों से चाय का प्याला आगे बढ़ाया। जांग तियानहाओ के लिए वह समझ गया था कि अगर वह मार्शल दाओ में और अधिक प्रगति करना चाहता है तो उससे पहले का वरिष्ठ उसे निश्चित रूप से आगे ले जा सकेगा। जांग तियानहाओ को अपने लिए और हान मिंगमैन के लिए भी कड़ी मेहनत करनी पड़ी। लिन फैन ने चाय का प्याला लेते हुए एक छोटा सा घूंट लेते हुए और सिर हिलाते हुए कहा।
गुरुजी, कृपया चाय लीजिए, ज़ांग तियानहाओ की तरह। एक पल की हिचकिचाहट के बाद जियाओजे ने कहा। जियाओजे का लिनफैन का शिष्य बनना पहली बात तो एक शर्त पूरी करने जैसा था, और दूसरी बात उसके दिल की गहराई में एक अनजानी भावना थी, जैसे कोई खिलता हुआ फूल उसे लगातार याद दिला रहा था, जल्दी करो और शिष्य बनो, जल्दी करो और शिष्य बनो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें बाद में प्रेम में शासक का अनुभव नहीं मिलेगा। गुरुजी के पहले से ही 13 शिष्य हैं। वे आपके वरिष्ठ भाई और वरिष्ठ बहनें हैं। तियानहाओ, तुम गुरु के 14वें शिष्य हो और जियाओजे तुम 15वें, लिनफैन ने कहा। ये सुनकर जियाओजे भड़क उठा, गुरु, मैं 15वां क्यों हूँ? उसे मुझसे ऊपर होने का क्या अधिकार है? बाकी 13 के बारे में जियाओजे ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उनसे नीचे होना तो ठीक था, लेकिन अहम बात यह थी कि ज़ांग तियानहाओ में ऐसी कौन सी योग्यता थी कि वह उससे ऊपर हो, क्योंकि वह तुमसे ज्यादा तेजी से घुटने टेकता था। और अब से गुरु जो कहते हैं वह गहरा सच होता है। एक छात्र होने के नाते आप गुरु की बातों पर सवाल नहीं उठा सकते, लिनफैन ने कहा। जियाओजे ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में थोड़ी बेचैनी थी। ज़ांग तियानहाओ द्वारा दबाए जाने को वह कैसे बर्दाश्त कर सकता था? गुरुजी, क्या आपने पिछली बार नहीं कहा था कि गुरु हमेशा सही नहीं होते, और अगर कोई सवाल है तो क्या उसे उठाया नहीं जाना चाहिए? लियू शुई ने बगल से कहा। लिनफैन दंग रह गई। ये सही नहीं था। आज प्यारी और आकर्षक लियू शुई को क्या हो गया था? वह उसकी बातों पर सवाल क्यों उठाने लगी थी? लिनफैन ने इधर उधर देखा, लियू शुई की मोहक निगाहों को देखा और मन ही मन सोचा, ये तो बुरा है। क्या उसके शिष्य को जियाओजे ने बहकाया होगा? एक गद्दार, एक पूरा गद्दार। खांसी खांसी, लिनफैन ने गला साफ करते हुए कहा। इस समय वह खुद से कैसे विरोधाभास कर सकता था? भले ही वह अभी काला था, उसे कहना ही था कि वह सफ़ेद है। दूसरे शिक्षक जो कहते हैं वह गलत हो सकता है, लेकिन मैं, तुम्हारा गुरु, जो कहता हूँ वह सब जीवन के गहन सत्य हैं। ठीक है, आज का शिष्य ग्रहण समारोह यहीं समाप्त होता है। चलो व्याख्यान शुरू करते हैं। लिनफैन अब इस मामले में और उलझना नहीं चाहता था। यह जियाओजे आया था और उसने तुरंत अपने सबसे बड़े शिष्य का अपहरण कर लिया था। हम अभी इस रंजिश को याद रखेंगे, और बाद में अगर तुमने कोई गलती की तो मैं तुम्हारी पैंट उतार दूंगा और तुम्हें उस प्यारे शासक के सामने एक अच्छा सबक दूंगा। शाही महल के अंदर संत दानव संप्रदाय के एक जागीरदार राज्य के रूप में महान यान राजवंश स्वाभाविक रूप से संत दानव संप्रदाय के शिष्यों को सर्वोच्च सम्मान के साथ स्वीकार करता था। भले ही अन्य संप्रदायों के शिष्य महान यान राजवंश में आते थे, वे केवल शाही शहर के बाहर ही रह सकते थे और शाही महल के भीतर रहने के योग्य नहीं थे। इस समय यान सम्राट अपने ड्रैगन सिंहासन पर बैठे थे। उनकी आंखें थोड़ी बंद थीं, उनके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। संत दानव संप्रदाय, जुएदाई संप्रदाय, वानमो संप्रदाय, लिंगलोंग तलवार मंडप, झेंगई संप्रदाय, धर्मी और राक्षसी दोनों ही संप्रदायों के कई लोग आए थे। छोटी दिव्य गोली का आकर्षण वाकई अद्भुत था, जिसने इतने सारे संप्रदायों को आकर्षित किया। अचानक यान सम्राट ने अपनी दिव्य आंखें खोलीं। एक तेज चमक चमक रही थी, हालांकि बहुत सारा गुस्सा छिपा हुआ था। उन हमलावरों के बारे में सोचकर जिन्होंने उन पर और महारानी पर घात लगाकर हमला किया था, और यह कि वे अभी तक नहीं मिले थे, उनके दिल में गुस्से की लहर दौड़ गई। उनका पूरा जीवन सहजता से बीता था। उन्हें ऐसी स्थिति का सामना कब करना पड़ा था? यह उनके लिए बहुत बड़ा अपमान था, एक ऐसा कलंक जो कभी नहीं धुल सकता था। इस क्षण शून्य लोक कंपन हुआ और यान सम्राट का शरीर शून्य लोक में विलीन हो गया, एक अंधेरे और रहस्यमय स्थान में प्रकट हुआ। ये स्थान दुनिया द्वारा परित्यक्त या तिरस्कृत, अंधेरा और उदास लग रहा था। कोनों में कुछ तेल के दियों से हल्की रोशनी आ रही थी। यान सम्राट अंधेरे मार्ग से धीरे धीरे चल रहा था। इस अथाह मार्ग के अंत से रसातल के राक्षसों जैसी हृदय विदारक चीखें आ रही थीं। जब वह अंत में पहुंचा तो यान सम्राट के नथुनों में खटास, सड़ांध और क्षय से मिश्रित एक गंध फैल गई। यान सम्राट ने बड़े आनंद से उसे सूंघा और यह अनुभूति उसे सचमुच अद्भुत लगी। राजसी और ईमानदार यान सम्राट ने इस समय एक घृणित भाव प्रदर्शित किया। अगर उसकी प्रजा ये देख लेती तो कौन जाने वे क्या सोचते। झनकार झनकार, लोहे की जंजीरों की टकराहट राक्षसों की दहाड़ जैसी उदास और भयानक थी, जिससे रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती थी। सबसे गहरे हिस्से में दीवारों पर अथाह कोठरियां थीं, और हर कोठरी में कैदियों की छाती में चमकते लोहे के हुक चुभ रहे थे। यान सम्राट, तुम एक भयानक मौत मरोगे। कालकोठरी की गहराई में आक्रोश भरे शापों की लहरें गूंज रही थीं, मानो अपनी अनिच्छा और अवज्ञा प्रकट कर रही हों। यह आकाश मेरा है और यह धरती भी मेरी है। तुम्हारा आक्रोश मुझे और मजबूत बनाएगा। हा। इस समय यान सम्राट मानो प्रेत बाधित हो गए हों, उनकी आंखें काली पड़ गई थीं, उनका शरीर रक्तिम प्रकाश से आच्छादित था। सब कुछ मेरी ओर लौटता है। यान सम्राट ने अपनी बाहें फैला दी, उनके लंबे बाल लहरा रहे थे, और अचानक पूरे कालकोठरी में एक भयानक चूषण शक्ति फूट पड़ी।
कालकोठरी में बंद लोग कांप उठे और उनके शरीर से रक्त क्यू की धारें उठी, फिर धीरे धीरे यान सम्राट के शरीर में विलीन हो गईं। यान सम्राट, आपकी मृत्यु भयानक होगी। एक व्यक्ति जो लंबे समय तक तल्लीन रहने से क्षीण हो गया था, अब और अधिक सिकुड़ता जा रहा था, अंततः सफेद हड्डियों के ढेर में बदल गया। यान सम्राट इस अद्भुत रक्त क्यू में डूबा हुआ था। संत दानव संप्रदाय, दिव्य रक्त मेरा है। सारा संसार भी मेरा है। मेरे कदमों को कोई नहीं रोक सकता। आप सभी अपने अंतिम क्षणों का आनंद लें, यान सम्राट ने कहा। उनकी गहरी आंखें धीरे धीरे बदल गईं, फिर उन्होंने एक हल्की सी हंसी निकाली, शून्य क्षेत्र को चीरते हुए, और इस स्थान को छोड़ दिया। जियो परिवार, युवा गुरु, आप वापस आ गए। कुलाध्यक्ष सामने वाले हॉल में आपका इंतजार कर रहे हैं। दरवाजे पर खड़े बटलर ने युवा गुरु को लौटते ही उनका स्वागत किया। हालांकि हाल ही में कई बुरी अफवाहें फैली थीं, लेकिन दशकों तक जियो परिवार के बटलर के रूप में वह अब भी युवा गुरु पर विश्वास करता था और उन अफवाहों को बकवास मानता था। जियो से सिर झुकाए, मानो गहरे विचारों में डूबा हुआ वापस आ रहा था। बटलर की बात सुनकर उसने सिर हिलाया और सामने वाले हॉल की ओर चल दिया। इस पहले व्याख्यान ने शुरू में जियोजे को बहुत निराश किया था। ऐसी खोखली बातें लोगों को गुमराह करने की एक चाल के अलावा और कुछ नहीं थीं। क्लास डिंग का शिष्य बनना स्पष्ट रूप से थोड़ा पागलपन भरा था और मार्शल दाओ में उसके भविष्य को निश्चित रूप से प्रभावित करेगा। हालांकि वह पहले से ही जन्मजात छठे चरण में था और तियानफू अकादमी में कोई भी ऐसा नहीं था जो उसका सही मार्गदर्शन कर सके। उसे अपना रास्ता खुद बनाना था। जहां तक किसी संप्रदाय में शामिल होने की बात है, जियाओजे ने इस पर विचार किया था, लेकिन वह अभी भी सोच रहा था कि किस संप्रदाय में शामिल हो। फिर भी इस शिक्षक द्वारा दिए गए कुछ घंटों के व्याख्यान ने, जिसे वह शुरू में तुच्छ समझता था, जियाओजे में कई नए विचारों को जन्म दिया। उसका मन मानो अचानक खुल गया हो और उसने जो कुछ पहले सीखा था उसकी एक नई समझ प्राप्त कर ली। जियाओजे की योग्यता और बोध क्षमता पहले से ही बहुत अच्छी थी और उस सुबह लिनफैन द्वारा सुनाई गई छोटी कहानी ने जियाओजे की बोध क्षमता को और भी बढ़ा दिया। बोध क्षमता में इस वृद्धि के साथ वह स्वाभाविक रूप से अपनी पिछली शिक्षा पर प्रश्न उठाने लगा और वह आत्मविश्वास से समझ सकता था कि उसकी कमियां कहाँ हैं। हालांकि जियाओजे ने लिनफैन का व्याख्यान बहुत कम समय के लिए ही सुना था, इसलिए बोध क्षमता में इस सुधार के लिए स्वाभाविक रूप से एक क्रमिक प्रक्रिया की आवश्यकता थी। सामने का हॉल, जियाओ परिवार के कुल प्रमुख जियाओ झानफेंग भावशून्य, यहाँ तक कि कुछ गुस्से में बैठे थे। साइड टेबल पर रखी चाय कप की ठंडी हो चुकी थी। उसने अभी अभी अफवाहें सुनी थीं कि उसका बेटा असल में क्लास डिंग के एक शिक्षक का शिष्य बन गया है। इससे जियाओ झानफेंग भड़क गया। जियाओ परिवार का प्रतिष्ठित युवा गुरु, तियानफू अकादमी का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति, अब क्लास डिंग के एक शिक्षक का शिष्य बनकर खुद को कैसे नीचा दिखा सकता है? क्या वह जियाओ परिवार की प्रतिष्ठा को पूरी तरह से धूमिल करने की कोशिश कर रहा था? पिताजी, आप मुझे ढूंढ रहे थे। जियाओजे सामने वाले हॉल में पहुंचा और अपने पिता के हाव भाव देखकर समझ गया कि उसकी शिक्षुता का पता चल गया है। कल की घटना ने उसके पिता को पहले ही क्रोधित कर दिया था। जियाओजे जानता था कि अगर उसने आज स्पष्टीकरण नहीं दिया तो स्थिति को सुलझाना मुश्किल हो जाएगा। आज सुबह तुम्हारे शिक्षक आए और कहा कि तुम क्लास डिंग में शामिल हो गए हो। क्या ये सच है? जियाओ झानफेंग ने शांति से पूछा, मानो कोई सोता हुआ शेर किसी भी क्षण भड़कने को तैयार हो। हाँ, जियाओजे ने सिर हिलाया। तभी शाओ झानफेंग, जो पहले शांत था, अचानक चाय की मेज पर जोर से गिरा, जिससे चाय चारों तरफ बिखर गई। क्या तुम पागल हो गए हो? तुम क्लास जिया में नहीं रहोगे, बल्कि क्लास डिंग में जाओगे। क्या तुम्हें पता है कि इस समय हमारे शाओ परिवार पर कितने लोग हंस रहे हैं? तुमने शाओ परिवार की प्रतिष्ठा खराब कर दी है, क्या तुम्हें पता है? बताओ, तुम उनके शिष्य क्यों बने? शाओ झानफेंग ने सख्ती से पूछा। अगर आज उसे कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो उसने अकादमी जाकर उस क्लास डिंग शिक्षक को ढूंढने का फैसला किया ताकि देख सके कि उसने अपने बेटे को क्लास जिया छोड़कर अपनी क्लास डिंग में लाने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए थे। शाओजे एक पल के लिए चुप हो गया। वह उसका शिष्य क्यों बना? शाओजे ने इस सवाल के बारे में सोचा था, लेकिन जब भी यह सवाल उसके दिमाग में आता, उसे उस प्यारे शासक द्वारा उसकी पीठ पर वार करने का एहसास याद आ जाता। शायद उसी एहसास को दोबारा महसूस करने के लिए वह उसका शिष्य बना था। लेकिन शाओजे स्वाभाविक रूप से ऐसा नहीं कह सकता था। पिताजी, वह क्लास डिंग शिक्षक एक गुरु हैं। फिलहाल तियानफू अकादमी में क्लास जिया के शिक्षक अब मेरी कोई मदद नहीं कर सकते, लेकिन उस क्लास डिंग शिक्षक ने मुझे एक ही चाल में हरा दिया। मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ, मुझे विश्वास है कि मैं और सीख सकता हूँ। जियाओजे ने जो कहा वह वास्तव में उसकी अंतरात्मा के विरुद्ध था। जियाओ झानफेंग ने जियाओजे की ओर देखा और ये देखकर कि वह मजाक नहीं कर रहा था, धीरे धीरे शांत हो गया। वह जियाओजे की ताकत जानता था। जन्मजात छठी अवस्था, जियाओ परिवार के पूर्वजों से प्राप्त साधना तकनीक की साधना करके वह जन्मजात सातवीं अवस्था के अभ्यासी से भी मुकाबला कर सकता था। सचमुच? जियो झानफेंग ने पूछा। हाँ,
पिताजी, आज सुबह इस गुरु ने आपके बेटे को एक व्याख्यान दिया। अब आपके बेटे का मन कई सवालों से भरा है और ऐसा लगता है कि उसे उस साधना तकनीक की विशेष समझ है जिसकी उसने कभी साधना की थी। अगर पिताजी के पास और कुछ नहीं है तो आपका बेटा वापस जाकर इस पर ठीक से विचार करना चाहेगा, जियाओजे ने कहा। ये देखकर कि जियाओजे सच कह रहा था, जियाओ जानफेंग ने आखिरकार हाथ हिलाकर उसे जाने दिया। फिर वह चिंतन में डूब गया, ये सोचते हुए कि क्या ये सचमुच उसके बेटे की कही बात थी। अगले दिन लिन फैन ने छात्रों को एक और उपन्यास पर व्याख्यान देने और साथ ही उनकी योग्यता सुधारने के बाद तियानफू अकादमी से तुरंत निकल गया। कल रात लिन फैन करवटें बदलता रहा, सो नहीं पाया, सारी रात सोचता रहा। क्या हो अगर यह छोटी दिव्य गोली असली हो? क्या हो अगर कोई पागल सचमुच छोटी दिव्य गोली को जुवान हुआंग सिक्कों से बदल दे? फिर क्या? दुनिया विशाल और अजूबों से भरी है, हर तरह के लोग मौजूद हैं। वह अपने विचारों से दूसरों के विचारों का आकलन कैसे कर सकता है? ये बिल्कुल गलत था। अगर यह छोटी दिव्य गोली असली होती और वह महान गुरु इसे प्राप्त करके निगल लेता तो तुरंत छोटे आकाश में चला जाता दायरे में और फिर शानदार ढंग से संप्रदाय में लौट आया, क्या उसे एक खजाने की तरह नहीं माना जाएगा? करना या न करना, ये सब एक ही विचार का विषय था। इसकी परवाह किए बिना कि दूसरे इसे करेंगे या नहीं, लिन फैन ने इसे करने का फैसला किया। नीलामी शुरू होने में अभी 2 दिन बाकी थे। बाद में कष्ट सहने से बेहतर था कि पहले ही बोली लगा दी जाए। अगर वह दूसरों के खरीदने तक इंतजार करता तो उसे हथियाने की कोशिश करने में बहुत देर हो जाती। इतनी कीमती चीज के लिए बोली लगाने आने वाले लोग अकेले नहीं होंगे, वे निश्चित रूप से समूहों में काम करेंगे। हालांकि उसकी ईंट बहुत बढ़िया थी, वह एक साथ पूरे समूह को नहीं मार सकता था, इसलिए उसे पहले ही इसे हासिल करना था। लिन फैन स्वर्ग और पृथ्वी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में पहुंचा, एक सामान्य ग्राहक की तरह इधर उधर देख रहा था। इस समय स्वर्ग और पृथ्वी चैम्बर ऑफ कॉमर्स लोगों से खचाखच भरा हुआ था। लोगों के लिए चुनने के लिए अलग अलग जगहों पर तरह तरह की वस्तुएं प्रदर्शित की गई थीं। छोटी दिव्य गोली की इस नीलामी ने कई संप्रदायों को आकर्षित किया था और इस खाली समय में इन संप्रदायों के शिष्य स्वाभाविक रूप से इधर उधर देखने लगे, उम्मीद करते हुए कि उन्हें कुछ पसंद आ जाए। लिन फैन की छोटी छोटी आंखें किसी भी संदिग्ध जगह की तलाश में इधर उधर घूम रही थीं। अगर यह छोटी दिव्य गोली असली होती तो यह निश्चित रूप से एक अनमोल खजाना होता जो किसी गुप्त स्थान पर छिपा होता। लेकिन यह वास्तव में कहाँ रखी गई थी? लिन फैन को एक जगह मिली, फिर वह अदृश्य अवस्था में चला गया और स्वर्ग और पृथ्वी वाणिज्य मंडल में बेतरतीब ढंग से खोजने लगा। उसने बहुत देर तक खोज की और लिन फैन लगभग हार मानने ही वाला था। आखिर यह कहाँ रखी गई थी? तभी लिन फैन की आंखें चमक उठीं, क्योंकि उसने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को देखा जिसकी आभा बहुत ही विशिष्ट थी, लोगों के एक समूह से घिरा हुआ, और वह अंदर की ओर बढ़ रहा था। लिन फैन का दिल तुरंत खुशी से भर गया। यह आदमी जरूर कोई उच्च पदस्थ अधिकारी होगा। बिना कुछ सोचे वह तुरंत उसके पीछे चल पड़ा। शायद इसी आदमी के जरिए उसे वह छोटी दिव्य गोली मिल जाए। लिन फैन उस समय एक गुप्त कमरे के एक कोने में छिपा हुआ था, इसलिए वह इतना डर गया था कि सांस लेने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसके सामने एक ऐसी आकृति प्रकट हुई थी जिसने उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी थी। यान सम्राट। शुरू में जैसे ही लिन फैन इस उच्च पदस्थ अधिकारी पर अपनी ईंट से प्रहार करने वाला था, अचानक जगह हिल गई, जिससे लिन फैन इतना डर गया कि उसने डिकारने की भी हिम्मत नहीं की और कोने में दुबक गया। साथ ही लिन फैन को इस बात की भी खुशी थी कि उसने पहले कोई कदम नहीं उठाया, वरना ये सचमुच एक त्रासदी होती। जैसे जैसे दोनों अपनी बातचीत जारी रखते गए, लिन फैन का दिल बेचैन होता गया। उसने सोचा भी नहीं था कि उसे इतनी सारी काली चालों का सामना करना पड़ेगा। ये छोटी दिव्य गोली असल में यान सम्राट की थी। यान सम्राट के निर्देश पूरे करने और चले जाने के बाद लिन फैन ने भी राहत की सांस ली। उच्च पदस्थ अधिकारी ने फिर छोटी दिव्य गोली को एक गुप्त स्थान पर रख दिया। बेशक ये लिन फैन के लिए कोई रहस्य नहीं था, क्योंकि उसने शुरू से अंत तक सब कुछ देखा था, एक भी विवरण नहीं छोड़ा था। उच्च पदस्थ अधिकारी के संतुष्ट होकर चले जाने के बाद लिन फैन ने तुरंत गुप्त स्थान खोला। उसकी आंखों के सामने एक सुंदर ब्रोकेड का डिब्बा प्रकट हुआ। बिना कुछ कहे लिन फैन ने अंदर से औषधीय गोली निकाल ली। डिंग। स्वर्ग स्तर की उच्च श्रेणी की औषधीय गोली, हिंसक रक्त गोली की खोज के लिए बधाई। हिंसक रक्त गोली उपयोगकर्ता की साधना को अस्थायी रूप से बढ़ा सकती है। प्रभाव समाप्त होने के बाद उपयोगकर्ता का शरीर फट जाएगा और मर जाएगा। यह एक औषधीय गोली है जो जुवानहुआंग विश्व में पहले कभी नहीं दिखाई दी। सेवन के बाद प्राप्त अनुभव जोड़ 2000। वास्तव में यह कोई छोटी दिव्य गोली नहीं हो सकती थी। ये सब एक धोखा था। हालांकि लिन फैन यह नहीं समझ पाया कि यान सम्राट इस करतब से क्या हासिल करना चाह रहा था। वह ऐसा क्यों कर रहा था? ये सब सुनकर लिन फैन हैरान रह गया। एक साजिश, वाकई एक बहुत बड़ी साजिश थी।
अचानक लिन फैन को अपने कंधों पर एक भारी बोझ महसूस हुआ। न्याय और प्रेम से परिपूर्ण व्यक्ति होने के नाते इस काली साजिश को देखकर वह यूं ही कैसे छोड़ सकता था। लिन फैन के दिल में एक आवाज़ गूंजी, जनता की रक्षा करो। यह एक पवित्र लेकिन कठिन काम था, लेकिन लिन फैन डरा नहीं। भले ही दुनिया उसे गलत समझे, लिन फैन इस लेन देन को रोक देगा और किसी को भी यान सम्राट के जाल में नहीं फंसने देगा। लिन फैन ने एक गहरी सांस ली, पूरी दवा निगल ली, फिर अपनी पैंट नीचे खींची और ब्रोकेड के डिब्बे में शौच किया। अपनी पीठ पोंछी, अपनी पैंट ऊपर खींची, ब्रोकेड का डिब्बा बंद किया और उसे उसकी मूल जगह पर वापस रख दिया। इसके बाद लिन फैन का सभी जीवों को बचाने का मार्ग था। हालांकि यह मार्ग कठिन और कष्टदायक था और उसे सभी की समझ नहीं मिलती, फिर भी लिन फैन डरा नहीं। किसने उसे न्याय और प्रेम से परिपूर्ण व्यक्ति बनाया? अगर मैं नर्क में नहीं जाऊंगा तो कौन नर्क में जाएगा? लिन फैन उस छोटी दिव्य गोली से बहुत निराश था जिसे स्वर्ग और पृथ्वी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने दिव्य बताकर प्रचारित किया था। ये स्पष्ट रूप से एक घोटाला था, लेकिन सौभाग्य से औषधीय गोली कुछ हद तक उपयोगी थी, जिससे उसे 2 मिलियन अनुभव अंक मिले। लिन फैन अपनी जन्मजात छठी अवस्था की शक्ति से बहुत असंतुष्ट था। उसके जैसे प्रेम और न्याय से परिपूर्ण व्यक्ति के लिए भविष्य का दांव निश्चित रूप से कठिनाइयों और क्लेशों से भरा होगा। महान दिव्य क्षेत्र में पहुंचे बिना लिन फैन खुद को प्रेम और न्याय का दूत कहने की हिम्मत नहीं कर सकता था। जहां तक औषधीय गोली खाने के बाद दूसरे पक्ष के लिए गर्म गोबर का ढेर छोड़ने की बात है, तो ये बिल्कुल अनजाने में हुआ था। लिन फैन को लगा कि यह तथाकथित रक्तपात की गोली निश्चित रूप से जहरीली है। वह इसे खाते ही एक बड़ा मल त्यागना चाहता था और उसे कोई नहीं रोक सकता था। सौभाग्य से उसके लिए कार्य करने के लिए पर्याप्त जगह थी। लिन फैन के तियानफू अकादमी लौटने के बाद उसने तुरंत अपने 15 अनुचरों को होमवर्क का एक नया दौर शुरू करने को कहा। विभिन्न संप्रदाय के शिष्यों के घरों या उन जगहों की खोज करना जहां वे आमतौर पर जाना पसंद करते थे। लिन फैन अपना बचाव अभियान शुरू करने की तैयारी कर रहा था। इस मामले का मूल रूप से लिन फैन से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन स्वर्ग में जीवन को संजोने का गुण है। अगर उसने उन्हें नहीं बचाया तो और कौन बचा सकता है? हालांकि उसके छात्र साधना में अच्छे नहीं थे, फिर भी वे जानकारी इकट्ठा करने में बहुत कुशल थे और वे सभी तुरंत रिपोर्ट करने के लिए वापस भागे। गुरुजी, 13वें राजकुमार ने सभी संप्रदाय के शिष्यों को आज रात फुयू टॉवर में इकट्ठा होने के लिए आमंत्रित किया है। छात्रों ने लिन फैन को एकत्रित जानकारी बताई। लिन फैन दंग रह गया। वह लंबे समय से महान यान राजवंश में नहीं था और वह वास्तव में कुछ काव्यात्मक नामों का अर्थ नहीं जानता था। अंत में ज्ञानी शियाओजे ने ही समझाया। सीधे शब्दों में कहें तो फुयू टावर साहित्यकारों और विद्वानों के लिए कविता रचने, संगीत का आनंद लेने और रोमांस में लिप्त होने का स्थान था। सीधे शब्दों में कहें तो यह एक वेश्यालय था। लिन फैन भी ये सुनकर बेहद हैरान हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये संप्रदाय के शिष्य ऐसी जगह जाएंगे। हालांकि जब उसने इन संप्रदाय के शिष्यों के बारे में सोचा जो साल भर संप्रदाय में साधना करते थे, एक ऐसे संप्रदाय में जहां यिन और यांग का अनुपात बेहद असंतुलित था, तो शायद बहुत कम शिष्य ऐसे थे जो अपने पुरुषत्व का पूरी तरह से प्रदर्शन कर सकें और अपने असंख्य वंशजों को मुक्त कर सकें। अन्य पुरुष शिष्यों के लिए, जिन्हें अपनी उपस्थिति या साधना संबंधी समस्याओं के कारण अपने जीवन साथी से मिलने का मौका नहीं मिला था, वे शिखर तक पहुंचने के लिए केवल अपने दाहिने हाथ के सहारे ही पहुंच सकते थे। इस बार शाही राजवंश में आने और किसी से उपचार पाने के अवसर के साथ इन संप्रदाय के शिष्यों के लिए ये स्वाभाविक रूप से उन्मुक्त होने का समय था। साथ ही छोटी दिव्य गोली का विज्ञापन इतना लोकप्रिय होने के कारण संप्रदाय स्वाभाविक रूप से सामान्य शिष्यों को नहीं भेजते थे। ये भी अनिश्चित था कि क्या ये प्रमुख विशेषज्ञ यिन और यांग के सामंजस्य में शामिल होंगे और फुयू टॉवर आएंगे। रात, महान यान राजवंश का रात्रि बाजार आ गया। लोग सड़कों पर आते जाते रहे। एक प्राचीन शाही शहर के लिए केवल रात में ही शाही शहर की भव्यता का वास्तविक अनुभव किया जा सकता था। हजारों रोशनियां चमक रही थीं, पूरे शाही राजवंश को जोड़ रही थीं और पूरे आकाश को रोशन कर रही थीं। लिन फैन एक बहुत ही खास इंसान थे। हालांकि वह आज संप्रदाय के शिष्यों को बचाने वाले थे, फिर भी बाहर जाते समय उनका पहनावा साधारण नहीं हो सकता था। लिन फैन ने अपने खाली समय का फायदा उठाकर एक पोशाक खरीदी। उसे पहनकर वह साधारण लग रहे थे, एक सुंदर युवा गुरु की तरह। फुयू टॉवर पहुंचकर और अपने सामने की इमारत को देखकर लिन फैन के मुंह पर हल्की सी मुस्कान आ गई। बुरा नहीं, बुरा नहीं। इसकी हरी टाइलों और लाल छज्जों के साथ ये बहुत आलीशान है। जैसा कि शाही शहर के वेश्यालय से उम्मीद की जाती थी, सिर्फ बाहरी रूप से ही कई लोगों को पीछे हटने का मन कर रहा था, क्योंकि इतनी आलीशान जगह की पहली छाप यही थी कि अंदर जाकर खर्च करना जरूर बहुत महंगा होगा। लिन फैन ने शालीनता से मुस्कुराते हुए अपना कागज का छाता मोड़ा और सिर ऊंचा करके छाती फैलाए असाधारण लग रहे थे, अंदर चले गए। उनके पहनावे को देखते हुए क्या कोई समस्या हो सकती थी? हालांकि जैसे ही लिन फैन प्रवेश द्वार पर पहुंचा, उसे दरवाजे पर 2 लोगों ने रोक लिया।
कृपया अपना निमंत्रण दिखाओ। निमंत्रण। लिन फैन दंग रह गया। वह थोड़ा उलझन में था। वेश्यालय जाने के लिए निमंत्रण जरूरी है। ये तो बात को बहुत गंभीरता से लेना था। आज रात हम दुनिया के संप्रदायों की मेजबानी कर रहे हैं। किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को अंदर आने की अनुमति नहीं है। अगर आपके पास निमंत्रण नहीं है तो कृपया चले जाएं। लिन फैन कुछ कहना चाहता था लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए। फिर वह उन दोनों की तरफ मुस्कुराया और बोला, मैं अपना निमंत्रण लाना भूल गया। मैं अभी वापस जाकर इसे ले आता हूँ। लिन फैन जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से अपनी ठुड्डी रगड़ते हुए लौटा। मुझे निमंत्रण कहाँ से मिलेगा? अदृश्यता के बारे में तो लिन फैन ने सोचा था, पर वह डरा हुआ था। उसकी साधना अभी भी बहुत कम थी और वह मौन चरणों के क्षेत्र में नहीं पहुंच सकता था। अगर अंदर किसी विशेषज्ञ को कुछ संदिग्ध दिखाई दे तो शायद यह एक त्रासदी होगी। इसी समय लिन फैन की आंखें चमक उठीं। उसने देखा कि एक अनजान संप्रदाय का एक युवा शिष्य एक दुकान पर कुछ देख रहा है और उसके हाथ में एक निमंत्रण था। लिन फैन ने उसकी तरफ देखा। शिष्य बहुत छोटा लग रहा था, शायद 13 या 14 साल का। इतना छोटा कोई वेश्यालय कैसे जा सकता है? वेश्यालय के अंदर का पतित माहौल एक बच्चे के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर जरूर असर डालता होगा। न्यायप्रिय व्यक्ति होने के नाते वह अपनी आंखों के सामने ऐसी घटना कैसे बर्दाश्त कर सकता था? उसे उन्हें बचाना ही था, चाहे कुछ भी हो जाए। लिन फैन ने बेपरवाह होने का नाटक किया और सहजता से उसका अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ा। छोटे भाई, क्या तुम बाद में फुयू टॉवर जा रहे हो? हाँ, जा रहे हो। युवा संप्रदाय शिष्य ने लिन फैन को संदेह से देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह व्यक्ति कौन है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम किस संप्रदाय से हो? लिन फैन ने मुस्कुराते हुए पूछा। हुनयुवान संप्रदाय, हुआंग शियाओचुन। हुआंग शियाओचुन को लिन फैन पर शक नहीं था। आखिरकार यह शाही राजवंश था और उसने दूसरे पक्ष से कोई चूक्यूई उतार चढ़ाव महसूस नहीं किया था, इसलिए वह एक साधारण व्यक्ति ही होगा। भाई हुआंग, नमस्ते। मैंने अभी अभी आगे लाल रोशनी वाला एक चमकता हुआ पत्थर देखा है। मुझे लगता है कि भाई हुआंग किसी संप्रदाय से होंगे और काफ़ी घूमे फिरे होंगे, इसलिए मैं भाई हुआंग से उसे देखने में मदद मांगना चाहूँगा। लिन फैन ने एक ऐसी कहानी गढ़ी जिस पर यकीन करना मुश्किल था, लेकिन हुआंग शियाओचुन के लिए उसने सचमुच उस पर यकीन कर लिया। हुआंग शियाओचुन के हाव भाव तुरंत बदल गए। उसने चुपचाप लिन फैन को खींचा और फुसफुसाया, शश भाई, चलो, जोर से घोषणा नहीं करते। मैं आपके साथ चलूंगा और देखूंगा। हुआंग शियाओचुन इस पर बहुत खुश हुआ। संप्रदाय गुरु ने कहा कि उस पर अपार आशीर्वाद है और इस बार महान यान राजवंश में आना दुनिया देखने के लिए भी था। उसने सोचा भी नहीं था कि आते ही उसे इतना सौभाग्य मिलेगा। फिर हुआंग शियाओचुन लिन फैन के पीछे गली में चला गया। घुमावदार रास्तों से गुजरते हुए लिन फैन को समझ नहीं आया कि वह हुआंग शियाओचुन को कहाँ ले गया है, जब तक कि आसपास कोई और दिखाई नहीं दिया। तभी लिन फैन रुका। हुआंग शियाओचुन को देखकर लिन फैन को तुरंत अपराधबोध हुआ। यह अभी भी एक बच्चा ही था, लेकिन फिर उसने सोचा, इतना छोटा कोई ऐसी जगह कैसे जा सकता है? क्या इससे उसका दिमाग खराब नहीं हो जाएगा? यह एहसास होने के बाद लिन फैन ने अब और संकोच नहीं किया। वह एक नेक काम कर रहा था, किसी को बचा रहा था। अरे भाई, वह खजाना कहाँ है जिसका तुमने जिक्र किया था? हुआंग शियाओचुन ने ध्यान से चारों ओर देखा, लेकिन उसे वह खजाना नहीं दिखा जिसके बारे में उसने बात की थी। ये यही है, कहाँ? जैसे ही हुआंग शियाओचुन ने अपना सिर घुमाया, उसने देखा कि एक लाल अनजान वस्तु उसके माथे पर लगी है। थप्पड़! सिर पर ईंट लगी और उसे चक्कर आने लगा। लिन फैन ने एक हाथ से हुआंग शियाओचुन का निमंत्रण लिया, फिर तुरंत जाना हुआ फुजू फिंगर चालू कर दिया, जिससे हुआंग शियाओचुन पसीने से तरबतर हो गया और पूरी तरह कमजोर हो गया। फिर वह रुक गया। फिर परेशानी से बचने के लिए लिन फैन ने सीधे एक रस्सी ढूंढी और हुआंग शियाओचुन को बांध दिया और उसे घसीटते हुए पास के शौचालय में ले गया। शौचालय के दरवाजे पर एक लकड़ी का तख्ता लगा था, जिसे लिन फैन ने पलट दिया, जिससे पता चला कि अंदर कोई है। ये सब खत्म करने के बाद लिन फैन ने ताली बजाई और फुयुए टॉवर की ओर तेजी से बढ़ा। अरे, ये फुयुए टॉवर तो बहुत ही ज्यादा खर्चीला है। जब लिन फैन पृथ्वी पर रहता था तो वह एक ईमानदार युवक था जिसने कभी किसी वेश्यालय या रेड लाइट इलाके का दौरा नहीं किया था। अब जैसे ही उसने फुयू टॉवर में कदम रखा, उसके सामने का दृश्य लिन फैन के दिल को गहराई से मोह गया। मधुर सुगंध की लहरें उसे घेर रही थीं और प्राचीन नक्काशीदार खोखले विभाजनों के पीछे गुलाबी जाली हवा में लहरा रही थी, जिससे कई सुंदर आकृतियां आपस में गुंथी हुई दिखाई दे रही थीं, कुछ मोटी, कुछ पतली, हर एक की अपनी अनूठी मुद्रा और असीम आकर्षण था। एक बार उसने देखा तो वह अपनी आंखें नहीं हटा सका। हर किसी की भौहें और आंखें आकर्षक थीं, उनकी निगाहों में वसंत की झलक थी और उनकी आकृतियां उत्तम, सचमुच मोहक थीं। संप्रदाय के शिष्यों ने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था।
कुछ शिष्य जिन्होंने अपने संप्रदायों में वर्षों बिताए थे प्यासे थे, हिलना चाहते थे, लेकिन ये देखकर कि अन्य संप्रदाय के शिष्य नहीं हिले थे उन्हें लगा कि पहले जाना अनुचित होगा। इसलिए वे ये देखने के लिए इंतजार कर रहे थे कि कौन आगे बढ़ेगा, इसलिए उन्होंने उसके अनुसार कार्य कर सकता था। हालांकि वह ऐसा ही सोचता था और अन्य शिष्य भी ऐसा ही सोचते थे, इसलिए वे सभी वहां लकड़ी की मूर्तियों की तरह बैठे रहे। इच्छा तो थी पर साहस नहीं था। अपनी आंखों का आनंद लेने के बाद लिन फैन को लगा कि महान यान राजवंश के लोग सचमुच जीना जानते हैं। अगर यह पृथ्वी पर होता तो इसे अनगिनत बार बंद कर दिया जाता, ये बस एक आंखों का दर्द था। उसी समय लिन फैन ने चुपके से सिर हिलाया, यह महसूस करते हुए कि हुआंग शियाओचुन का निमंत्रण छीनना बिल्कुल सही कदम था। वरना अगर हुआंग शियाओचुन अंदर आ जाती तो उसे ये भेड़िया जैसी लड़कियां निगल जाती। इतनी कम उम्र में अगर उसकी छोटी चिड़िया इतनी जल्दी अपनी ताकत का प्रदर्शन करती तो शायद उसका पोषण ठीक से नहीं हो पाता। लिन फैन फुयू टॉवर आने का अपना उद्देश्य नहीं भूला था, लेकिन अंदर की स्थिति की अभी तक पूरी तरह से जांच नहीं हुई थी। लिन फैन स्वाभाविक रूप से जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठा सकता था, उसे इंतजार करना था और देखना था कि स्थिति क्या है। जैसे जैसे वह अंदर आगे बढ़ता गया, लिन फैन मैंने देखा कि कुछ अनुभवी संप्रदाय के सदस्य आकर्षक लड़कियों को गले लगा रहे थे, आत्मीयता से बातचीत कर रहे थे और उनके चेहरे पर खुशी के भाव थे। लिन फैन ने एक सरसरी नज़र डाली और उसे एक मोटा मोटा अंदाजा हो गया। फुयू टॉवर में आने वाले शिष्य आमतौर पर उपाजित क्षेत्र में थे, जबकि कुछ थोड़े बड़े शिष्य प्रवेश करने वाले देव क्षेत्र में थे। अपने संप्रदायों में वे शायद औसत से ऊपर ही थे, लेकिन महान यान राजवंश में उन्हें विशेषज्ञों में भी विशेषज्ञ माना जाता था। मनुष्यों में 7 भावनाएं और 6 इच्छाएं होती हैं, यहाँ तक कि उच्च साधना वाले भी उन्हें अलग नहीं कर सकते। इन लोगों की तो बात ही छोड़ दीजिए। लिन फैन को कुछ हद तक असहाय बनाने वाली बात यह थी कि उसने किसी भी संत दानव संप्रदाय के शिष्य को नहीं देखा था। इससे वह थोड़ा निराश हुआ। 13वां राजकुमार आ गया है। उसी समय दरवाजे के बाहर से एक आवाज़ आई। हालांकि लिन फैन ज्यादा समय से महान यान राजवंश में नहीं था, फिर भी ये 13वां राजकुमार महान यान राजवंश का यान सम्राट बनने का सबसे होनहार उम्मीदवार था, क्योंकि उसमें चतुराई और शक्ति दोनों थी। इसी समय एक सुंदर शिष्ट आचरण वाला व्यक्ति भीड़ से घिरा हुआ अंदर आया। चौथे चरण में देवलोक में प्रवेश। यह महान यान राजवंश का 13वां राजकुमार था। जैसे ही 13वां राजकुमार आया, हॉल में मौजूद विभिन्न संप्रदायों के लोग उसका स्वागत करने के लिए खड़े हो गए। आखिरकार लड़कियों को ढूंढने के लिए पैसा 13वें राजकुमार ने ही दिया था, इसलिए दिखावटी शिष्टाचार तो स्वाभाविक ही था। हालांकि पूरे महान यान राजवंश की तुलना विभिन्न संप्रदायों से नहीं की जा सकती थी, फिर भी वह एक राजकुमार था और बहुत योग्य भी। 13वें राजकुमार ने मुस्कुराते हुए एक कागजी पंखा पकड़ा और अपने आसपास मौजूद लोगों को धन्यवाद में सिर हिलाया। मुझे बहुत गर्व है कि आप सभी ने मेरा निमंत्रण स्वीकार किया। अगर आज मेरे आतिथ्य में कोई कमी रह गई हो तो कृपया मुझे माफ करें, 13वें राजकुमार ने मंच पर हाथ जोड़कर कहा। बिल्कुल नहीं 13वें राजकुमार, आपका आतिथ्य बहुत संतोषजनक है। हाँ, मैंने फुयू टॉवर के बारे में सुना है, लेकिन वहां जाने का कभी मौका नहीं मिला। ये यात्रा सचमुच सार्थक रही। विभिन्न संप्रदायों के लोग खूब आनंद ले रहे थे, इसलिए उनके शब्द स्वाभाविक रूप से बहुत विनम्र थे। ठीक है, जब तक सब लोग आनंद लें, मैं आपको और परेशान नहीं करना चाहता, 13वें राजकुमार ने बहुत ही चतुराई से कहा। फिर सभी की सहमति से वह चला गया। लिन फैन उस समय चुपचाप किसी का ध्यान न आते हुए वहां से चला गया। वह आसपास का जायजा लेना चाहता था और देखना चाहता था कि इन संप्रदायों के नेता कहाँ हैं। महान यान राजवंश की छोटी दिव्य गोली की नीलामी ने स्वाभाविक रूप से विभिन्न संप्रदायों को प्रतिस्पर्धा के लिए आकर्षित किया। कुछ शक्तिशाली संप्रदायों के लिए लघु दिव्य क्षेत्र, हालांकि ज्यादा नहीं, इस छोटी दिव्य गोली में बहुत रुचि रखते थे। ये किस प्रकार की औषधीय गोली थी जो किसी को लघु दिव्य क्षेत्र तक पहुंचा सकती थी? किस प्रकार की दिव्य गोली का ऐसा प्रभाव था और उन्होंने ऐसी दिव्य गोली के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। साधना हमेशा एक चरण दर चरण प्रक्रिया होती है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर ये छोटी दिव्य गोली सचमुच वैसी ही होती जैसा विज्ञापित किया गया है तो यह वाकई भयानक होती। फिर वर्षों की कठिन साधना का क्या मतलब अगर इसकी तुलना एक औषधीय गोली की गति से नहीं की जा सकती। लिन फैन फुयुए टॉवर में घूमता रहा, लेकिन हर कमरा खाली था। स्पष्ट रूप से फुयुए टॉवर उस दिन के लिए पूरी तरह से बुक था और संप्रदाय के सभी सदस्य बाहर आनंद ले रहे थे। उनके लिए अपने कमरों में जाकर काम शुरू करना बहुत जल्दी था। ऐसा लग रहा था कि उसे अभी भी इंतजार करना होगा। छोटे भाई, तुम इतनी देर से बाहर झांक रहे हो, अंदर आकर थोड़ी देर क्यों नहीं बैठ जाते? ये रखेल बहुत अकेली है। लिन फैन अगले कमरे की जांच कर ही रहा था कि उसने चुपके से अंदर एक लड़की को देखा, बहुत ही आकर्षक, अकेले शराब पी रही थी और अपनी उंगली से मोहक अंदाज में इशारा कर रही थी। लिन फैन कांप उठा।
वह आवाज़ काफ़ी मनमोहक थी, उसकी इच्छा लगभग जागृत हो गई थी। ये औरत बिल्कुल भी सीधी सादी नहीं थी। उसकी आवाज़ ही किसी का दिमाग खराब करने के लिए काफ़ी थी। मुझे गलत इंसान मिल गया है। मैं अब जा रहा हूँ। लिन फैंग का दिल डर के मारे धड़कने लगा। उसे एक ज़रूरी काम पूरा करना था, यहाँ उसके पास रोमांटिक पल बिताने का समय नहीं था। हालांकि वह उसका चेहरा साफ नहीं देख पा रहा था, लेकिन उस आवाज़ ने ही उसका दिल पिघला दिया। चूंकि तुम यहाँ हो तो अंदर आओ और जाने से पहले इस रखेल के साथ एक ड्रिंक ले लो, अभी देर नहीं हुई है। जैसे ही लिन फैन भागने वाला था, लकड़ी का दरवाज़ा अचानक खुल गया और एक गुलाबी पट्टी, जिसमें एक मादक खुशबू थी, लिन फैन की कलाई पर बंध गई। हे भगवान, इस औरत में तो कमाल की ताकत है। लिन फैन चौंक गया। उसने सोचा भी नहीं था कि इस औरत के पास कोई चालाकी होगी। पहले तो उसने सोचा कि यह फ्यू टॉवर की कोई लड़की है, लेकिन अब लग रहा था कि शायद नहीं। लिन फैन ने एक पल सोचा, अगर वह अभी भागा तो शक जरूर होगा। इसलिए लिन फैन ने सावधानी को हवा में उड़ा दिया। छोड़ो भी, डरने की क्या बात है। ये तो बस एक ड्रिंक है, उसने पहले भी ड्रिंक्स ली हैं। ओह, तो ये हुनयुवान संप्रदाय का छोटा भाई है। जैसे ही लिन फैन अंदर आया, उसकी आंखें चमक उठीं। कितनी खूबसूरत बड़ी बहन है। वह सुडौल और आकर्षण से भरपूर थी, उसकी त्वचा जमी हुई चर्बी की तरह थी, और विशेष रूप से उसकी आंखें इतनी आकर्षक कि उन्होंने लगभग उसके छोटे से दिल को मोह लिया। मान युआ ने हल्के से अपनी उंगली घुमाई और लिन फैन का शरीर अनायास ही उसके बगल में बैठ गया। फिर मान युआ का शरीर सांप की तरह लिन फैन से सट गया। छोटे भाई, क्या आप जानते हैं कि बड़ी बहन कौन है? मान युआ ने एक सुगंधित सांस छोड़ी, उसकी पतली उंगलियां लिन फैन की छाती को धीरे से सहला रही थीं। लिन फैन का पूरा शरीर कांप उठा। यह एहसास सचमुच असहनीय था। लिन फैन ने नज़र घुमाई और मेज़ पर एक पट्टिका देखी। यह एक पट्टिका थी जो प्रवेश द्वार पर दी जाती थी जब कोई अपना निमंत्रण पत्र देता था, जिसमें यह दर्शाया जाता था कि वे किस संप्रदाय से संबंधित हैं। और उस समय मेज़ पर रखी पट्टिका पर स्पष्ट रूप से लिखा था, वान हुआ मंडप। ये 3 शब्द देखकर लिन फैन का दिल कांप उठा और उसे एक बड़ा अशुभ एहसास हुआ। वह वान हुआ मंडप के बारे में जानता था, ये भी एक राक्षसी संप्रदाय था। इसके सभी शिष्य युवा और सुंदर महिलाएं थीं, लेकिन वान हुआ मंडप की महिला शिष्यों द्वारा अपनाई जाने वाली साधना तकनीक बहुत ही भयावह थी। जब वे पुरुषों के साथ शारीरिक सुख में लिप्त होती थीं, तो वे पुरुषों के सच्चे सार को अवशोषित कर लेती थीं। वान हुआ मंडप की सभी महिला शिष्याएं छोटी उम्र से ही प्रशिक्षित थीं और एक मोहक कला में निपुण थीं। इसके अलावा उनके छेड़खानी के तरीके अप्रतिरोध्य थे और बहुत कम पुरुष अपना संयम बनाए रख पाते थे। अन्य संप्रदायों के कुछ पुरुष शिष्य वान हुआ मंडप के किसी शिष्य के साथ न जाने की बजाय अपने सच्चे सार का कुछ हिस्सा अवशोषित करवाना पसंद करते थे। वरिष्ठ बहन, आप सचमुच सुंदर हैं। लिन फैन को पहले मान युआ को स्थिर करना पड़ा। मान युआ की साधना ईश्वरीय क्षेत्र में प्रवेश के दूसरे चरण पर थी, जो उससे कहीं अधिक प्रबल थी। अगर वह उसे मजबूर करती तो वह कैसे विरोध कर सकता था? उसकी अपनी पवित्रता उसे यहाँ इसे बर्बाद करने की अनुमति नहीं देती थी। मैन युआ ने एक आकर्षक हंसी हंसी, छोटे छोटे भाई, तुम्हारा नाम क्या है? तुम बड़ी बहन को खुश करने में बहुत माहिर हो। बड़ी बहन तुम्हें सचमुच बहुत प्यार करती है। लिन फैन अब भाग नहीं सकता था, इसलिए वह बस खेल सकता था। तभी लिन फैन ने एक मासूम युवक की तरह शर्माते हुए कहा, बड़ी बहन, मेरा नाम हुआंग शियाओ चुन है। लिन फैन ने आह भरी, छोटे भाई हुआंग शियाओ चुन, तुम्हारे बड़े भाई भविष्य में तुम्हें इसका बदला देंगे। अभी के लिए कृपया अपने बड़े भाई का दोष अपने ऊपर ले लो। यह एक नरभक्षी राक्षस था और उसकी मुद्रा को देखते हुए वह शायद उसे निगल जाएगी। छोटे भाई शियाओ चुन, क्या तुम्हें लगता है कि बड़ी बहन की छाती सुंदर है? मान युवा के पतले, बिना हड्डियों वाले हाथ लिन फैन की गर्दन में लिपटे हुए थे। उसका पारदर्शी घूंघट आधा छुपा रहा था, आधा प्रकट कर रहा था, जिससे लिन फैन का वंश उमड़ रहा था। अगर वह उसे लुभाती रही तो सचमुच कुछ हो सकता था। लिन फैन ने हमेशा लैंगिक समानता के सर्वोच्च सिद्धांत का पालन किया था। हालांकि मान युआ बहुत चुलबुली थी, लिन फैन उसे पूर्वाग्रह भरी नज़रों से नहीं देखती थी। अब जब मान युआ उससे इतना खुलकर पूछ रही थी कि क्या उसकी छाती सुंदर है, तो लिन फैन स्वाभाविक रूप से पाखंडी होने का नाटक नहीं करेगी। आधा छुपा रही है, देखना तो चाहती है लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। मान युआ ने हुआंग शियाओ चुन को देखा, उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उसे इन संप्रदाय के शिष्यों को चिढ़ाना बहुत पसंद था जो दुनिया में नए थे। ये दिलचस्प और मज़ेदार था। लेकिन इस पल मान युआ दंग रह गई। हुआंग शियाओ चुन, जिसे उसने एक सच्चा और मासूम छोटा भाई समझा था, उसकी छाती को गौर से देख रहा था। ये कुछ ऐसा था जिसकी मान युआ ने उम्मीद नहीं की थी। छोटे भाई शियाओ चुन, क्या बड़ी बहन की छाती बहुत सुंदर नहीं है? मान युआ ने अपनी छाती फुला ली। लिन फैन की नज़रों में उसकी पहले से ही भरी हुई छाती और भी ज्यादा भरी हुई लग रही थी। गोरी,
गोल और बेहद मनमोहक। सुंदर, बड़ी बहन आप सचमुच सुंदर हैं, लिन फैन ने बिना किसी दिखावे के कहा। लिन फैन बहुत ईमानदार इंसान था और वह कभी भी सुंदर चीज़ों के प्रति अपनी प्रशंसा नहीं छिपाता था। छोटे भाई शियाओ चुन, तो फिर आप कभी कभी क्यों भौहें चढ़ा लेते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि छोटे भाई शियाओ चुन ने बड़ी बहन से भी ज्यादा सुंदर किसी को देखा हो? मान युआ की आवाज़ धीमी थी और उसके पतले हाथ लिन फैन के शरीर पर रेंगते सांपों की तरह घूम रहे थे। बड़ी बहन, अभी अभी बड़ी बहन की खूबसूरत छाती देखकर छोटे भाई को प्रेरणा मिली और उन्होंने एक कविता रच दी, लिन फैन ने भावुक होकर कहा। मन युआ थोड़ा कांप उठा, मनमोहक आकर्षण से मुस्कुराया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि छोटे भाई शियाओ चुन इतने सुसंस्कृत व्यक्ति होंगे। फिर बड़ी बहन सचमुच छोटे भाई शियाओ चुन द्वारा बड़ी बहन के लिए रची गई कविता सुनना चाहती है। मन युआ की आवाज़ बहुत ही मोहक, कोमल और मधुर थी और सिर्फ उसकी आवाज़ ही लगभग असहनीय थी। बड़ी बहन, हम बिस्तर पर क्यों नहीं चलते? छोटे भाई धीरे धीरे आपको सुनाएंगे, लिन फैन ने कहा। मन युआ का अस्थिहीन शरीर लिन फैन से कसकर चिपका हुआ था। छोटे भाई शियाओ चुन, आप सचमुच अधीर हैं। बड़ी बहन में अब कोई ताकत नहीं बची है, छोटे भाई कृपया मुझे वहां से उठा लीजिए। लिन फैन ने आंखें घुमाईं। धिक्कार है, वह इतनी चुलबुली थी, ये सचमुच बेशर्मी थी। लेकिन कोई बात नहीं, वह उसे पल भर में बता देगा कि उसका छोटा भाई कितना ताकतवर है। उसने गारंटी दी कि वह और भी मांगेगी। लिन फैन की बड़ी महत्वाकांक्षाएं थीं और स्वाभाविक रूप से वह डरपोक नहीं थी। फिर उसने मन युआ की पतली कमर पर हाथ रखा, उसे उठाया और बिस्तर की ओर चल दिया। वह पंख की तरह हल्की थी और उसकी त्वचा छूने में मुलायम और कोमल थी। वह वाकई एक मोहक महिला थी। बड़ी बहन, लेट जाए। छोटे भाई के पास बड़ी बहन की मालिश करने की एक पुश्तैनी तकनीक है। बड़ी बहन छोटे भाई द्वारा रचित कविता सुनते हुए इसका आनंद ले सकती हैं, लिन फैन ने कहा। छोटे भाई शियाओ चुन वाकई बहुत विचारशील हैं। बड़ी बहन हमेशा छोटे भाई के साथ रहना चाहती है, मन युआ ने नाजुक स्वर में कहा। फिर लिन फैन के निर्देशों का पालन करते हुए वह लेट गई और अपनी पीठ पर से घूंघट हटाकर अपनी नाजुक चिकनी पीठ दिखाए। लिन फैन के हाथों ने मन युआ की पीठ को ढंक लिया। ये ठंडा, मुलायम और छूने में बहुत चिकना था। कनिष्ठ भाई शियाओ चुन, आइए, वरिष्ठ बहन तैयार हैं, मान यू एर ने आंखें थोड़ी बंद करके कहा। लिन फैन ने सिर हिलाया, एक पल सोचा और एक पूर्व राष्ट्रीय विद्वान की भावुक कविता याद आई जिसका वह उपयोग कर सकता था। स्तन यानी दूध। वरिष्ठ बहन की छाती पर दो वस्तुएं हैं जिन्हें बायां और दायां कहा जाता है। वे कौमार्य अवस्था में प्रकट होती हैं और 16 वर्ष की आयु में परिपक्व होती हैं। वे दिन में सुप्त रहती हैं और रात में चमक बिखेरती हैं। उन्हें मिमी, बोबो, जुड़वा चोटियां, फूल कक्ष कहा जाता है। वे प्राचीन काल से ही सुंदरियों की मनमोहक भूमि और वीरों का सौम्य आश्रय स्थल रही हैं, लिन फैन ने धीरे से कहा। जुवानहुआन की दुनिया विशाल है। हालांकि यहाँ कई मार्शल आर्टिस्ट हैं, लेकिन विद्वान भी अनगिनत हैं। हालांकि महानयान राजवंश जैसे शाही राजवंश में, जो मार्शल आर्ट को महत्व देता है, विद्वानों का दर्जा ऊंचा नहीं है। इसलिए शाही राजवंश में परिष्कृत विद्वानों के बीच संवाद कम ही देखने को मिलता है। मन युआ ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने छोटे भाई की मालिश का आनंद लेने लगी। ये कविता सुनकर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उनका रंग क्या है? सर्दियों की गहरी बर्फ। उनकी बनावट कैसी है? गर्मियों की शुरुआत में नया कपास। उनका स्वाद क्या है? वसंत के आड़ू और बेर। उनका आकार क्या है? पतझड़ की झिलमिलाती लहरें। चलते समय डरपोक ज़ैड खरगोशों की तरह, स्थिर होने पर आलसी सफ़ेद कबूतरों की तरह। ऊंचे और मोटे, मांस से कांपते हुए, कोमल और गुलाबी, ताज़ा और ओस से भीगे हुए। वे पुरुषों की आत्मा चुरा लेते हैं और महिलाओं के जुनून को जगा देते हैं। मैं अपना थका हुआ सिर नीचे झुकाता हूं और तुम्हारी जुड़वां ज़ैद चोटियों का अन्वेषण करता हूं, जैसे कोई जहाज बंदरगाह में प्रवेश कर रहा हो या कोई बूढ़ा घर लौट रहा हो। सारी ठंडी हवा और बारिश को पीछे छोड़ते हुए एक असीम गर्म सागर में गोता लगाता हूं। गहराई से गले लगाते हुए, धीरे धीरे लहराते हुए, मदमस्त उड़ते हुए। लिन फैन ने, मानो किसी विद्वान के प्रभाव में, यह जबरदस्त पाठ सुनाया। कनिष्ठ भाई शियाओ चुन, क्या ये सचमुच वरिष्ठ बहन के लिए रचा गया था? इस समय मान यू ए स्पष्ट रूप से उत्साहित थी, उसकी आंखें चमक रही थीं, मानो वह गहराई से द्रवित हो गई हो। लिन फैंग क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया, कुछ उलझन में था कि क्या हो रहा है। बस उसकी जबान फिसल गई और उसने थोड़ा सा सुधार किया, क्या यह इतना उत्साहजनक था? हालांकि लिन फैन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस सिर हिला दिया। हाँ वरिष्ठ बहन, क्या आपको ये पसंद है? लिन फैन ने कहा। मुझे ये बहुत पसंद है, वरिष्ठ बहन को ये सचमुच बहुत पसंद है। मान युवा के पतले कंधे कांप रहे थे और वह बिस्तर पर गिरकर धीरे धीरे रो रही थी। ये आंसू उत्साह के थे, भावनाओं के थे, खुशी के थे।
और लिन फैन ने कई आहें भरते हुए बड़ी बहन के सिर को धीरे से सहलाया। उसके रेशमी काले बाल छूने में मुलायम थे और एक मनमोहक खुशबू बिखेर रहे थे। बड़ी बहन सचमुच बहुत भावुक हैं, लिन फैन ने आह भरते हुए कहा। छोटे भाई शियाओ चुन, मान युअर इस पल बहुत भावुक हो गई। वह अपने शरीर से उसका बदला चुकाना चाहती थी और छोटे भाई शियाओ चुन को जीवन के शिखर तक ले जाना चाहती थी। बड़ी बहन, मैं आपको बचाने आई हूँ, लिन फैन ने कोमलता के सागर से कहा। छोटे भाई, बड़ी बहन तुमसे बहुत प्यार करती है। थप्पड़। और इसी समय लिन फैन के हाथ में दिव्य कलाकृति, जो मन यू एर के सिर पर धीरे से हाथ फेर रही थी, अचानक प्रकट हुई और चुपचाप उसे थपथपाया। मन यू ए स्तब्ध सी हो गई। हे, इस दादाजी को जाल में फंसाने की कोशिश कर रही हो। कोई मौका नहीं। इस समय लिन फैन मुस्कुराई, मन यू एर की तरफ देखा और फिर उसे ढूंढने लगी। लिन फैन ने मन यू एर का छोटा सा हाथ उठाया और सीधे स्टोरेज रिंग से फिसल गया। फिर उसने वहीं उसकी जांच की और देखा कि अंदर जुवानहुआंग सिक्कों का एक बड़ा ढेर चुपचाप पड़ा था। लिन फैन ने सारे जुवानहुआंग सिक्के अपने बैग में रख लिए। जब तक वह इन जुवानहुआंग सिक्कों को जब्त कर लेता, सब ठीक हो जाता। लिन फैन ने स्टोरेज रिंग में बाकी चीज़ों को देखा और एक पल के लिए झिझका। वह यहाँ किसी को बचाने आया था, लूटने नहीं। हालांकि लिन फैन ने तुरंत अपना मन बदल लिया। उसने उसकी जान बचाई थी, इसलिए वह उसका उपकारक था। इस उपकारक के पास हाल ही में पैसे की थोड़ी कमी थी और वह कुछ उधार लेना चाहता था, इसमें कोई समस्या नहीं थी। जब ये दादाजी बेजोड़ सर्वोच्च बन जाएंगे तो क्या इसे दोगुना वापस करना ठीक नहीं होगा? यह एहसास होने के बाद लिन फैन ने अब बड़ी बहन के साथ औपचारिकता निभाना बंद कर दिया। उसने वह सब कुछ ले लिया जो वह ले सकता था। जहां तक कुछ साधना तकनीकों वगैरह की बात है, लिन फैन को इसकी परवाह नहीं थी। वे महिलाओं के अभ्यास के लिए थीं, एक बड़ा आदमी उनका अभ्यास क्यों करेगा?